एक्चुअली अगर मैं इसको प्रायोरिटाइज भी करूँ तो मैं टॉप प्रायोरिटी पे अलीबाबा रखता हूँ। सेकंड पे मैं ऑब्वियसली गूगल क्लाउड को रिकमेंड करूँगा। तीसरे नंबर पे अज्योर, जो कि अभी है नहीं लेकिन मे बी इन फ्यूचर इन द पाइपलाइन हाँ आ जाएगा। फोर्थ पे मैं AWS को रिकमेंड करूँगा, बट व्हेन दे विल एंटर इनटू द मार्केट तब सिनेरियो कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि कैरियर में अगर आप ट्रांजिशन नहीं करेंगे तो डे बाय डे चीज़ें ऑब्सलीट होती जाती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि यार आई शुड बी स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अहेड रहूँ, मतलब मैं ट्रेंड से अहेड हूँ, तो उसके लिए आपको बड़ा ज़रूरी है कि आप इस तरह की ट्रांजिशन करें। बट डू यू थिंक कि सऊदी अडॉप्ट करेगा ब्लॉकचेन को? लाइक फिर बिट टफ इन दी सेंस कि हम इंटरप्राइज के यूज़ केस नहीं बिल्ड कर सके। तो अगर आप इंडस्ट्री की बात करें ना, तो इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन शायद अभी तक जो यूज़ हो रही है वो क्रिप्टो में ही हो रही है। क्रिप्टो इज currency for me. Ali Murtaza, Principal Solution Architecture. Thank you so much coming to my podcast. Take us back to your early days when you started as a core network engineer. उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, thank you so much. First of all, thank you so much for having me on your podcast. I'm currently working as a cloud architect और थोड़ा सा अपनी समरी दे देता हूँ कि मेरा ताल्लुक जो है डिज़ाइन और प्लानिंग से है। एंड आई एम वर्किंग फॉर द डाटा सेंटर, यानी फॉर जनरल पब्लिक डाटा सेंटर रिलेटेड जॉब है मेरी। लेकिन दैट वाज नॉट माय प्रोफाइल एक्चुअली फ्रॉम द बिगनिंग। तो जब जॉब स्टार्ट की तो देयर वाज मैनी ट्रांजिशन, बहुत सारी ट्रांजिशन आई। स्टार्ट फ्रॉम माय अर्ली डेज, जीसी से ग्रेजुएट किया मैंने बैक इन 2001। फिर उसके बाद मैंने नस्ट यूनिवर्सिटी में बैचलर्स किया फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, बैचलर्स किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है। और उसके बाद टेलीकॉम का बहुत ज़्यादा बूम था, उसके अलावा फाइनेंस का बहुत ज़्यादा बूम था। हम इंजीनियर थे तो हम टेलीकॉम की तरफ चले गए। सो आई ज्वाइन मोबिलिंग पाकिस्तान। वहाँ पे मैंने 2-3 साल काम किया एज अ कोर नेटवर्क इंजीनियर। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एरिक्सन पाकिस्तान, वहाँ पे एज अ कोर नेटवर्क कंसल्टेंट। तो ज़्यादा मेरा जो ताल्लुक था वो मोबाइल कोर नेटवर्क से रहा। टेलको नेटवर्क्स, एंटीना जो आप देखते हैं ये शायद उसका फोर फ्रंट है। मैं ज़्यादा काम करता रहा हूँ ऑन द बैक ऑफ इट। जो नेटवर्क्स हैं जो आपकी कॉल्स को रूट करवाते हैं, जो आपकी डाटा कनेक्शन को कनेक्ट करवाते हैं, तो जो लोग बिहाइंड द स्क्रीन बैठे होते हैं, मेरा ताल्लुक उस जगह से था, जिनको हम एक्सचेंज कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में। ये पीपल नो एक्सचेंजेस, PTCL के ज़माने से एक्सचेंजेस काफ़ी नोन थी। तो खैर वहाँ पे मैंने जो ज़्यादा वहाँ पे काम किया, तकरीबन 2-3 साल वहाँ पे काम किया। और उसके बाद फिर मैं एरिक्सन रोमानिया चला गया। वहाँ पे मैंने एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम किया। फिर वहाँ पे यूरोपियन ऑपरेटर्स थे, उनके साथ काफ़ी काम करने का मौका मिला। तो दैट वाज इनिशियल जर्नी। फिर वहाँ से मैं सऊदी अरब आ गया। सऊदी अरब में आई ज्वाइन हवावे सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे भी सेम बैक ऑफिस आप कह सकते हैं कि बैक ऑफिस में जो लेवल 2 सपोर्ट थी, उसमें जो उनका इक्विपमेंट था, कोर नेटवर्क इक्विपमेंट, उसमें सपोर्ट दे रहा था। फिर मैंने एरिक्सन ईरान में भी काम किया 1 आधा साल। फिर देन सऊदी अरब में मुझे कॉल कर लिया गया, फिर मैं यहाँ पर आ गया। और तकरीबन बैक इन 2014, सिंस 2014 मैं तकरीबन STC के साथ ही हूँ। तो मेरी ट्रांजिशन यहाँ पे जो रही वो ये रही कि मैं मोबाइल कोर नेटवर्क कंसल्टेंट था। 3-4 साल काम किया। फिर IT वगैरह में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशनिंग हुई। हमारे जो वर्कलोड्स थे, हमारे जो इक्विपमेंट थे, उनकी भी वर्चुअलाइजेशन वगैरह हुई। तो then from last 7-8 years I'm working as a solution architect for cloud infrastructure. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहले तो ये बता दें कि मोबाइल नेटवर्क बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है वैसे। अच्छा, थोड़ा सा मतलब जो इस इंडस्ट्री से ज़्यादा एफिलिएटेड नहीं है या एसोसिएटेड नहीं है, उनके लिए है कि इन लेमैन लैंग्वेज हमारे एंटीनाज होते हैं, उनको यूजली हम BTS कहते हैं। 2G से शुरू करते हैं, ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल हो जाता। ठीक है। उसके बाद हमारे BSC या RNC हुआ करती थी, जहाँ पे ये मुख्तलिफ साइटें, जो टावर आपको नज़र आते हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो आप समझ लें कि ये उनका एक एग्रीगेटर साइट होती है। यहाँ से वो जाती हैं सेंट्रल एक्सचेंजेस के ऊपर। ठीक है। ये वाला जो सेटअप होता है सारा, इसको हम बेसिकली कहते हैं कोर नेटवर्क।
यहाँ पे आपकी ये तमाम जो साइट्स होती हैं, इनकी कनेक्टिविटी होती है, इनकी रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो बेस स्टेशन से आपके मोबाइल कनेक्ट हो रहे होते हैं। जो कोर नेटवर्क होता है वहाँ पे आपका डिसाइड होता है कि आपने जो कॉल मिलाई है उसको हमने कहाँ भेजना है, आपको कौन सी सर्विसेज देनी है, आपको कौन सी सर्विसेज प्रोविजन हैं, आप कोई ऐसी सर्विस तो ना यूज़ करें कि जो कि आपके लिए अलाउड नहीं है, या कुछ सर्विसेज आपके लिए अलाउड हैं कुछ अलाउड नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी बिलिंग होती है, रेवेन्यू, क्योंकि आपको पता है वो सारी चार्जिंग वगैरह जो होती है उसका ताल्लुक सारा वो जो कोर नेटवर्क से होता है। तो आप समझ लें कि ये बैकबोन होती है मोबाइल कोर नेटवर्क की। और फिर ये कोर नेटवर्क जो होते हैं डिफरेंट रीजन्स में होते हैं, फिर उनकी इंटर कम्युनिकेशन होती है, फिर उनका ताल्लुक जो होता है डिफरेंट ऑपरेटर से होता है, इंटरकनेक्ट्स आ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा मैश नेटवर्क बन जाता है इसमें मोबाइल नेटवर्क में। तो ये थोड़ा सा जो इसका ओवरव्यू है कि मोबाइल नेटवर्क किस तरह काम करते हैं या इनकी कनेक्टिविटी किस तरह होती है। जैसे आईटी नेटवर्क में भी आपके जो हैं वो आईएसपीज़ होते हैं, फिर इनिशली वो बैकबोन पे जाते हैं, फिर आपके इंटरनेशनल गेटवेज होते हैं, उसमें कनेक्टिविटी होती है, सिमिलर लाइक दैट वन। बिल्कुल ऐसे ही आगे इसकी एनालॉजी बनाई जाए तो बिल्कुल आईटी जिस तरह से उनकी कनेक्टिविटी होती है इसी तरह मोबाइल की होती है, लेकिन ओनली डिफरेंस कि हमारे पास मोबाइल टर्मिनल्स होते हैं, उनके सिग्नल्स होते हैं, उनकी ऑप्टिमाइजेशन होती है, क्योंकि हमारे पास केबल्स नहीं होती। राइट। लेकिन अब ये है कि FTTH आ गया, फाइबर टू होम आ गया, तो आपके पास फाइबर की कनेक्टिविटी भी है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन है 3G टू 4G एंड देन 5G, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि मतलब मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ी एक ईरा आ गया है, एक न्यू एरा आ गया है जिसमें, क्योंकि अगर बात की जाए वॉइस ओवर LTE आई थिंक, तो ये आई थिंक इंक्लूड है 4G और 5G के अंदर। अच्छा, एग्जैक्टली बिल्कुल। इसमें ऐसा ही है कि हमने जब स्टार्ट किया तो 2G से हमने स्टार्ट किया, बल्कि उससे भी पहले से, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, कि हमारे पास एम्स मोबाइल थे और उसमें मोबाइल लेके जाया करते थे हम, जो कॉल सेंटर्स होते थे, और वो उसमें से फीड किया करते थे डाटा। और फिर सिम आई तो हमारे लिए था कि यार ज़बरदस्त काम हो गया, अब तो सिम आ गई हमारे पास, और सिम बड़ी अच्छी लगती थी, हम टर्मिनल टू टर्मिनल उसको चेंज कर लिया करते थे। लेकिन 2G में जब हम इस डिजिटल एरा में आ गए, जब हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसके बाद जो इसमें ट्रांजिशन हुई बड़ी रैपिड थी। उसकी वजह ये थी कि रेडियो साइड पे हमने बहुत मॉडर्नाइजेशन की, बहुत इन्वेंशंस हुई, उसमें थ्रूपुट बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो हम 2G से 3G में आए। उसको मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा लीप नहीं था इंडस्ट्री के लिए, लेकिन जब 3G से हम 4G में आए, जिसको हम LTE कहते हैं, तो ये एक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी जंप थी। और यहाँ पे तकरीबन आप समझ लें कि जो मॉडर्न एरा में जो एप्लीकेशन हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तकरीबन 4G में मोर और लेस कवर हो जाती हैं। उसमें थ्रूपुट ठीक ठाक ज़्यादा थी। उसमें हमने जो वॉइस थी उसके लिए हम डेडिकेटेड सर्किट्स चलाया करते थे, तो वो हमने ख़त्म कर दिए। SS7 था। IT इंडस्ट्री में तो आपका जैसे आपका IP स्टैक होता है, हमारा इस तरह का SS7 स्टैक हुआ करता था। हमारा अपना प्रोटोकॉल होता था, IT का अपना प्रोटोकॉल होता था। तो वो प्रोटोकॉल स्टैक्स वगैरह जो थे हमने इसमें मॉडर्नाइज़ किए, हमने बेनिफिट लिया IT टेक्नोलॉजी का, कहाँ पे वो इथरनेट है तो हमने SS7 को उस पे चला दिया। लेकिन जब 4G में हम आए तो जो बहुत बड़ा लीप था वो ये था कि हमने वहाँ पे प्रोटोकॉल्स अडेप्ट कर लिए फ्रॉम IT इंडस्ट्री। सो टेलको इंडस्ट्री आप उसको एक वन वर्टिकल देखें, इस तरह जो IT इंडस्ट्री उसको एक डिफरेंट वर्टिकल देखें। IT इंडस्ट्री अपनी पेस पे ग्रो कर रही थी, टेलको अपनी पेस पे ग्रो कर रही थी। जब हम 4G में आए तो हमने ये देखा कि यार IT में काफ़ी मॉडर्नाइजेशन और काफ़ी इन्हांसमेंट है, और वो बड़ी एक फास्ट पेस के साथ मूव कर रहे हैं। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि जो प्रोटोकॉल्स IT के पास थे, जैसे डायमीटर और सिप, वो हमने अडॉप्ट कर लिए। फिर हमने थोड़ा सा इसको एप्लीकेशन सेंट्रिक बना दिया कि एप्लीकेशंस के लिए ओपन किया, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा ओपननेस नहीं थी। लेकिन यहाँ पे फिर हमने एक जो वॉइस चैनल से उनको ख़त्म कर दिया, जो डाटा चैनल था वही रखा, जिस पे आपका नॉर्मल डाटा ब्राउजिंग होती है, वो डाटा ब्राउजिंग हुआ करती थी। इसी पे हमने वॉइस ला दी, जिसको हम कहते हैं वॉइस ओवर LTE। तो पहले हमारे डेडिकेटेड चैनल होते थे, वॉइस के लिए एक चैनल होता था और डाटा के लिए सेपरेट चैनल होता था, और दोनों अलग-अलग चलते थे, इनकी कैपेसिटी सी। जब वॉइस ओवर LTE आया तो उसमें हमने ये किया कि बेसिकली उसी चैनल को जिस पे हमारा डाटा जाया करता था, क्योंकि जो वॉइस है उसकी बहुत ज़्यादा थ्रूपुट रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो हमने उसको उन्हीं डाटा चैनल्स पे चलाना शुरू कर दिया। और जो थ्रूपुट थी, एनहांसमेंट, वो बहुत ज़्यादा थी, यूज़र को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलना शुरू हो गई, IMS का इंट्रोडक्शन आ गया, सर्विसेज थोड़ी सी काफ़ी सर्विसेज में इन्हांसमेंट आ गई। अब हम मूव कर गए हैं फ्रॉम 4G टुवर्ड्स 5G। तो 5G में न्यू रेडियो आ गया, अब 5G ओवर न्यू रेडियो की बात हो रही है, उसमें हम वॉइस ओवर NR पे चलाएंगे।
वो भी इस तरह ही हैं जैसे आपके 4G के एंटीनाज थे, अब 5G में हमारे जो नए एंटीनाज हैं उनकी जो डाटा चैनल्स हैं उसके ऊपर जो वॉइस चला रहे हैं, तो वही डाटा चैनल जो आपके पास था उसके ऊपर जब हम वॉइस चला देते हैं तो उसको कहते हैं कि जी वॉइस ओवर NR, तो वॉइस ओवर LTE, तो दे आर द सेम कॉन्सेप्ट। तो वो इससे आगे नेक्स्ट क्या हो सकता है, मतलब इससे आगे नेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल ट्रैक हो सकता है। वो इसलिए मुश्किल ट्रैक हो सकता है क्योंकि जो आपके CSPs हैं, कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं। जैसे IT इंडस्ट्री ने ग्रो किया तो वहाँ पे OTT प्लेयर्स जो थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मैसिवली एडेप्टेबिलिटी लेकर आए, उन्होंने ट्रेंड्स चेंज कर दिए। वन ऑफ द बिग एग्जांपल इज़ कि वाइबर था मेरा ख्याल है पहले, व्हाट्सएप कॉलिंग आ गया, इसके अलावा गूगल कॉलिंग आ गया, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आ गई कि जिन्होंने बहुत मिजरेबली चैलेंज करना शुरू कर दिया टेलको इंडस्ट्री को। ठीक है। तो अब हमारे पास फ्रॉम द टेलको प्रोस्पेक्टिव हमारे पास यूजुअली वॉइस सर्विसेज हैं और हमारे पास डाटा सर्विसेज हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिबेट इस बात पे हो रही है इंडस्ट्री में कि हमें डिजिटल सॉल्यूशंस देने हैं। तो डिजिटल सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि हम स्लाइसिंग, एक नया फीचर है कि जिसमें हम डेडिकेटेड क्वालिटी ऑफ सर्विस देंगे। अगेन आई नो कि थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो गया और ये प्रॉब्लम रहता है टेक्निकल लोगों के साथ कि ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, लेकिन ये है कि स्लाइसिंग ये फीचर थे। प्राइवेट नेटवर्क कम्युनिकेशन आ गई, जैसे आप नॉर्मल घरों में वाईफाई चलाते हैं, अब जो नया सोल्यूशन दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि आपका नेटवर्क, आपकी इंटरप्राइज के लिए हम नेटवर्क बना के दे दें। हर ऑफिस का एक अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा जिसको 5G प्राइवेट नेटवर्क्स कहते हैं। इसके अलावा ये इसकी ज़रूरत ये थी कि ये एज कंप्यूटिंग को बहुत हद तक कम्प्लीमेंट करता है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ा अट्रैक्टिव है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अगेन टेलको इंडस्ट्री के रेवेन्यूज़ जो हैं वो ऑन अ डिक्लाइन स्टेट हैं और इनोवेशन की थोड़ी सी कमी है अनफॉर्चुनेटली, और जो IT साइड है उसमें इनोवेशन ज़्यादा है, कम्युनिटी ड्रिवन ज़्यादा है, ट्रेंड्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इंडस्ट्री चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी ट्रांजिशन है फ्रॉम नेटवर्क टू क्लाउड, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। व्हाई यू मूव फ्रॉम नेटवर्क टू क्लाउड, और क्या मुझे, अगर मिसाल के तौर पर मैं ग्रेजुएशन करता हूँ एज अ कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, क्या डू यू थिंक कि मुझे नेटवर्किंग की तरफ जाना चाहिए? मेरा अगर आप पर्सनली पूछें, क्योंकि आपके सवाल के दो हिस्से हैं, एक तो ये है कि क्या आपने ट्रांजिशन की, दैट वाज अ गुड और बैड, और कि ट्रांजिशन की कैसे, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि दूसरा क्वेश्चन जो भी फ्रेश ग्रेजुएट है उनकी ट्रांजिशन जो है वो किस तरह से हो सकती है, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी आप कोई जॉब कर रहे होते हैं तो आपके पास एक मार्जिन होता ज़रूर है। जो भी नई इन्हांसमेंट हो रही होती है, नई डेवलपमेंट हो रही होती है, एक थोड़ा सा मार्जिन होता है, एक विंडो ओपन होती है, क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी शिफ्ट आता है तो एक विंडो आती है जहाँ पे रिसोर्स शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। तो वो अपॉर्चुनिटी को आप लोगों के लिए भी और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी ये कि वो जो विंडो है उसको अवेल करना चाहिए। उसके लिए अवेल कैसे कर सकते हैं आप? उसके लिए बहुत आसान हल ये है कि आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। Okay. तो जब हमने ये देखा हमारे कैरियर में कि अब टेलको इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है जहाँ पे टेलको वर्कलोड्स जो हैं या जो हमारे पास बड़े बड़े बॉक्सेस एक्सचेंजेस हुआ करती थी, अब वो डाटा सेंटर पे चला करेंगी। Okay. तो वो तकरीबन ऐसे ही हो गया जैसे कि एक वेब सर्वर जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलता था, इस तरह अब वो फंक्शन भी वैसे ही चलेंगे। तो वी डू रियलाइज़ कि अब क्लाउड डाटा सेंटर का बहुत ज़्यादा जो है ना बूम आने वाला है, और ये आपने फील किया होगा लास्ट 3-4 ईयर्स में कि लोग पब्लिक क्लाउड पे, प्राइवेट क्लाउड पे बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हो रही है, और ये अब हर कंपनी की, हर एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट तकरीबन बन चुकी है। तो वो जो एक जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, आपने उसको इनकैश करना है लाजमी। उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है, प्रिपेयर इन दी सेंस कि आप सर्टिफिकेशंस करें। तो जब मैं था व्हेन आई वाज एज अ मोबाइल नेटवर्क इंजीनियर, मोबाइल को नेटवर्क इंजीनियर, तो उसमें मैंने अब साथ सर्टिफिकेशंस करना शुरू कर दी थी जो कि डाटा सेंटर रिलेटेड थी। ओपन स्टैक की सर्टिफिकेशंस थी। तब उस ज़माने में बहुत कम लोग थे जिन्होंने सर्टिफिकेशंस की हुई थी। तो वो सर्टिफिकेशंस कर ली। फिर ये है कि उसके बाद क्लाउड नेटिव इन्वायरमेंट्स आ गए जिसको कंटेनराइजेशन कहते हैं, या डॉकर का नाम सुना होगा आपने। तो वो सर्टिफिकेशंस कर ली। तो वो काइंड ऑफ एक पाथ था जहाँ पे मैनेजमेंट को ये फील होता है कि हाँ यार, दिस कुड बी अ सूटेबल पर्सन, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इस तरह से ट्रांजिशंस आपको करनी चाहिए, क्योंकि कैरियर में अगर आप ट्रांजिशन नहीं करेंगे तो डे बाय डे चीज़ें ऑब्सलीट होती जाती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि यार आई शुड बी स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, मैं थोड़ा सा
टेक्नोलॉजी अहेड रहूँ, मतलब मैं ट्रेंड से अहेड रहूँ, तो उसके लिए आपको बड़ा ज़रूरी है कि आप इस तरह की ट्रांजिशंस करें ज़रूर। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन करेंगे। एक दिन फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग की है तो अगले दिन आप कहते हैं यार मैं नेटवर्किंग में चला जाता हूँ या मैं कहीं इधर निकल जाता हूँ। तो उस हवाले से नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी रेलिवेंसी ज़रूर होनी चाहिए। जब रेलिवेंसी होगी, मतलब आई हैव सीन पीपल कि जो कि हमारे मोबाइल नेटवर्क में काम करते थे, परफॉर्मेंस रिलेटेड, स्टैट्स रिलेटेड काम करते थे, उन्होंने अपने कैरियर को ट्रांजिशन किया टुवर्ड्स डाटा साइंस, क्योंकि डाटा साइंस में भी इस तरह की ही एक स्किल शॉर्टेज की सर्ज आई थी। उसके बाद अब अगर आप कहेंगे डाटा साइंस तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पर्सन, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। देन यू हैव टू बी फुली इक्विप्ड। वो जो एक अपॉर्चुनिटी विंडो होती है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे प्लस माइनस भी चल जाता है। मेरा चूंकि मोबाइल नेटवर्क का एक्सपीरियंस था, फिर मैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की मेरे पास सर्टिफिकेशंस थी, तो मैनेजमेंट थॉट के यार क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही इज़ अ सूटेबल पर्सन, तो उन्होंने फिर मुझे क्लाउड डाटा सेंटर्स में डाल दिया। ठीक है, तो देयर इज वेयर आई एम नाउ। दूसरा क्वेश्चन आपका जो था रिलेटेड टू नेटवर्किंग ऑन दिस, तो मैं इन चीज़ों को क्लासीफाई करता हूँ, और मेरा ख्याल है ये यंग लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको ये समझना कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जो हमारे जो नए फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इन द सेंस कि जब वो बाहर निकलते हैं तो कोई सिस्को की सर्टिफिकेशन करना शुरू कर देता है, कोई एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देता है, कोई कहता है नहीं यार इन तमाम चीज़ों को छोड़ो, शायद टेलको में चले जाओ, वो अच्छा है। तो मैं इन चीज़ों को ज़रा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। आपको एक कैरियर पाथ पकड़ना चाहिए। जैसे अगर आप AWS की क्लाउड पाथ की बात करेंगे, या आप कहते हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँगा, तो उसमें होता ही है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का ट्रैक पकड़ते हैं तो हर चीज़ का एक ट्रैक होता है, वो ट्रैक फॉलो करना पड़ता है, और ये ट्रैक मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मुझसे ये पूछेंगे यार मुझे मैं नेटवर्किंग में चला जाऊँ या नेटवर्किंग कैसा, तो उसमें हमारे पास 3-4 बड़ी मेजर फील्ड्स हैं। एक तो मेजर फील्ड जो है वो हमारे पास नेटवर्किंग की है, जिसमें आप कह दें कि क्लाउड डाटा सेंटर्स की नेटवर्किंग या IPMPLS की नेटवर्किंग भी है। तो उसमें आपको CCNA का ट्रैक ले सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें CCNA है, CCNP, CCI, या वो ट्रैक फॉलो कर लें, उसमें भी आपकी यूटिलिटी अच्छी खासी है। फिर आपके पास दूसरा ट्रैक है जो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का, या जिसे डाटा सेंटर ट्रैक कह सकते हैं। अच्छा, वो ट्रैक वो लोग होते हैं जो बेसिकली जो नेटवर्किंग कर देते हैं, तो उसके बाद कंप्यूटर जोड़ते हैं, रैक्स करते हैं, स्टैकिंग करते हैं, रैकिंग करते हैं, और रैकिंग स्टैकिंग के बाद वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बहुत सारे PC जोड़ के एक क्लाउड बना दिया, उसकी एक पूरी ऑर्केस्ट्रेशन होती है, उसमें डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, उनकी मैनेजमेंट है, कौन सी एप्लीकेशन कहाँ रन करेगी, ये सारी मैनेजमेंट होती है। तो ये नेटवर्किंग फर्स्ट लेयर थी। सेकेंड लेयर आप समझेंगे क्लाउड की आ गई, क्लाउड का ट्रैक संभाल सकते हैं। अच्छा, क्लाउड के ट्रैक में आपके पास क्या ऑप्शन हैं? आप CK कर सकते हैं, आप रेड हैट की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि रेड हैट मार्केट लीडर है इस ट्रैक का, तो आप वो सर्टिफिकेशन, वो ट्रैक संभाल सकते हैं। ये अब प्राइवेट क्लाउड की मैं बात कर रहा हूँ। फिर तीसरा ट्रैक है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। आप माशाल्लाह खुद डेवलपर हैं, तो आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एप्लीकेशन वाले हैं उनकी, वो आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं आपके लिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप इसको यूटिलाइज कर लें। तो वहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट आ जाती है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी एक बड़ी वास्ट फील्ड है, लेकिन उसमें आप पाइथन में करते हो, रूबी में करते हो, जिसमें रिएक्ट JS जिसमें भी करते हो, दैट इज अ सेपरेट ट्रैक। तो आपकी ये 3 लेयर्स हो गई, नेटवर्किंग, क्लाउड डाटा सेंटर्स, और तीसरी वाली एप्लीकेशन हो गई। अब आपने देखना है कि मेरे लिए मैं किस लेयर को हिट करता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि नहीं मैं तीनों लेयर्स को हिट करूंगा तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम फॉर दैट वन। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड। तो आप एक ट्रैक को हिट करें और वो ट्रैक को पकड़ लें। अच्छा, ये एक ट्रैक है जिसको प्राइवेट क्लाउड का ट्रैक करते हैं। इसमें पैरेलल एक ट्रैक है जिसको हम कहते हैं पब्लिक क्लाउड, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर आ गया, AWS आ गया, उसमें गूगल एंथोस आ गया। ये डिफरेंट पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जिसमें भी इंटरप्राइजेज जा रही हैं, लेकिन ये इसका एक सेपरेट ट्रैक है। अगेन, तो ये मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आज का कोई ग्रेजुएट बाहर निकलता है तो वो इन ट्रैक में से किसी एक ट्रैक को पिक करके वो उसको फॉलो कर सकता है। तो अगर कोई नया फ्रेश ग्रेजुएट आता है और वो कहता नहीं मैं क्लाउड डाटा सेंटर में काम करना चाहता हूँ, तो मेरी सजेशन होगी कि हाँ जी, आप रेड हैट की सर्टिफिकेशंस करें, आप ओपन स्टैक पढ़ें, आपको थोड़ा सा नेटवर्किंग का भी आइडिया होना चाहिए, एंड देन यू आर गुड टू गो। अब उससे मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि उसको
एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आती हो या वो नेटवर्किंग का भी चीता हो, दैट इज़ नॉट माई डिमांड। मेरी रिक्वायरमेंट है कि उसको क्लाउड इंफ्रा बहुत अच्छा आता हो, बाकियों का अबव आइडिया हो knowledge हो, उसका। idea हो, हाँ, उसका हाई लेवल आइडिया हो। तो ये मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं और ये फ्रेश ग्रेजुएट के दिमाग में थोड़े से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आई वॉज थिंकिंग कि यार कभी मैं इसके ऊपर कोई पेपर या इस पर कोई वीडियोज़ वगैरह बना दूँ कि यार ये ट्रैक डिफरेंट हैं। अब इसमें जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रैक है तो आप कहेंगे यार डेवऑप्स की बात नहीं की आपने, डेवऑप्स की बात थी वो आप जेंकिंस और हम गेट हब और गेट लैब और इन चीज़ों की तो किसी ने बात नहीं की। तो वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रैक आता है। उसके अंदर जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रैक है उसमें डेवऑप्स और ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिल्ड करना है वो कैसे बिल्ड करना है। ये उसके सपोर्टिंग टूल्स हैं। इसी तरह एप्लीकेशन तो आपको पता ही है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो मेरा ख्याल है अब इट्स अ हाईली कॉमन। तो पब्लिक क्लाउड का जो ट्रैक है वो बहुत अच्छा ट्रैक है। क्योंकि जो छोटी इंटरप्राइजेज हैं वो अपना डाटा सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बड़ी कंपनीज लाइक एसटीसी हो गया, अरामको हो गया, साबिक हो गया, या काफ़ी मतलब ये तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इवन मिड टीयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना डाटा सेंटर प्राइवेटली बिल्ड करती हैं। फिर दूसरा ये है कि पब्लिक क्लाउड में ये फ़ायदा है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अब वो कपड़े की दुकान होगी या वो आप समझ लें पान की दुकान होगी या किसी भी ग्रोसरी शॉप की दुकान होगी, तो उसको एक अपना वेब सर्वर अपनी चीज़ें चलानी है, तो वो ज़्यादातर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जाते हैं टुवर्ड्स पब्लिक क्लाउड। तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ आल्सो अ वेरी बेनिफिशियल ट्रैक आई वुड से। और मेरा ख्याल है कि वो ट्रैक भी काफ़ी ईजी है। ठीक है। एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्चर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? अच्छा, आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया। ये तो मैं शायद मेरे बॉस को भी नहीं पता होगा। नहीं, लेकिन इसमें होता ही है कि जब आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं, क्योंकि एक होता है क्लाउड इंजीनियर वो होता है कि जो मैंने आपको 3 लेयर्स बताई हैं वो उनमें काम कर रहा होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड काम कर रहा होता है। उसमें 2 टीम्स होती हैं, एक आपकी ऑपरेशन की टीम होती है जो डे 2 में आपके ऑपरेशंस रन कर रही होती है। इस तरह डे 0 और डे 1 में, यानी कि इसको आप समझ लें कि इनिशियल डिप्लॉयमेंट के फेज़ में वो कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे होते हैं, वो बिल्ड कर रहे होते हैं, स्टैक्स पैचेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं, मशीन्स तैयार कर रहे होते हैं, वो सब सेटअप तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सेटअप जो तैयार होता है इसके ऊपर एक बॉक्स बनता है, वो क्लाउड आर्किटेक्ट का होता है, यानी जो इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अब क्लाउड आर्किटेक्ट का काम ये होता है कि वो बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदर करता है। वो बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदर किस तरह से करता है? वो बात करता है डिफरेंट बिजनेस यूनिट से, वो डिफरेंट इंटरनल यूनिट से बात करता है कि तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो ये कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये नए टूल्स चाहिए। बिजनेस आके कहता है मुझे इतनी कैपेसिटी चाहिए होगी, मुझे इतनी मशीन्स चाहिए होंगी, मुझे इतने जीपीयूज चाहिए होंगे, मुझे ये एक नई सर्विस मार्केट में लॉन्च करनी है या बेचनी। तो वो इस तरह से आप ये तमाम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। फिर जब वो रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाती हैं, फिर आप देखते हैं कि मुझे उनको टेक्निकली रियलाइज़ कैसे करना है, मैंने कितने सर्वर बिल्ड करने हैं, मैंने कितने डाटा सेंटर बिल्ड करने हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जब आपके पास आ जाती हैं, फिर आपने देखना है यार कोई मेरे जो एग्जिस्टिंग सेटअप हैं वो कहीं ऑब्सलीट तो नहीं हो रहे, कोई मैं इन तमाम चीज़ों को चेंज कर दूं। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे काम कर रही होती है। मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट, लेट्स सपोज कि मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का, जो कि मैं नहीं हूँ, मैं प्राइवेट क्लाउड का हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल कि वो मैंने देखा कि यार मेरे पास जो डिमांड्स आई उनको मैंने कलेक्ट किया और मैंने देखा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर इज़ डैम एक्सपेंसिव, मुझे तो बहुत कॉस्ट कर रहा है। तो आपका मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। मैनेजमेंट आपको कह रही होती है कि मेरे टारगेट्स ये हैं कि मैंने प्राइसिंग इतनी कम करनी है, हम इसको ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे कम करें, तो वो तमाम चीज़ें देखनी होती हैं। फिर आपने सुना होगा क्लाउड माइग्रेशंस का कॉन्सेप्ट होता है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं यार हम इसको माइग्रेट कर लेते हैं, ये AWS तो बहुत महंगा पड़ रहा है, गूगल पे चले जाते हैं। अच्छा, उसमें फिर आपने देखना होता है माइग्रेशन कॉस्ट क्या पड़ रही है और मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट क्या पड़ रही है। समटाइम ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कम होती है लेकिन माइग्रेशन की कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो देन यू हैव टू टेक डिसीजंस और उसमें फिर आपने मैनेजमेंट को प्रोपोजिशन बना के देनी होती है कि हम ये करेंगे। तो यू हैव टू सेट अप अ प्लान एवरी ईयर, यू हैव टू कम अप विद अ प्लान कि मेरे 1 2 3 4 5 थिंग्स हैं, ये मैंने फुलफिल करने हैं। तो अगर आप कहेंगे इस वन लाइनर क्या है, तो वन लाइनर यही है कि आपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को रियलाइज़ करवाना है, आपने टेक्निकली उसकी रियलाइजेशन करानी है सो दैट कि आपके बिजनेस ऑपरेशन इम्पैक्ट ना हो। अगर कोई कंपनी है जो कि आप समझें कि आप अपना वेब सर्वर होस्ट कर रही है या वो समझ लें कि डेटाबेसेस हैं उनके और वो बहुत बड़े हैं और वो डेटाबेसेस किसी टाइम पे किसी वजह से कंजस्टेड हो जाते हैं, तो आपके ऊपर एक ठीक ठाक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस केस में। वो बड़ा प्रॉब्लम होता है आपके लिए कि वो कि ये कंजेशन क्यों आना शुरू हो गई। अगर बिजनेस
प्रोसेसेस या ऑपरेशन इम्पैक्ट होते हैं, तो दैट इज़ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देख के केयरफुली चलना पड़ता है। ठीक है, तो एसटीसी क्लाउड ने अपना क्लाउड क्यों लॉन्च किया है? इट्स रियली वियर्ड कि ऑब्वियसली मार्केट में इतने क्लाउड हैं, तो गूगल क्लाउड है, उसके बाद अज्योर भी है, लेकिन इन अ सेंस अभी किंगडम में नहीं है, लेकिन ये उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, AWS को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। बात आपकी दुरुस्त है कि ऑलरेडी काफ़ी हाइपर स्केलर्स जो हैं वो मार्केट में हैं, और अगर वो मार्केट में हाइपर स्केलर्स हैं तो क्यों एक नया क्लाउड प्रोवाइडर क्या डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। तो इसका आंसर ये है कि जैसे दूध की कंपनी है मार्केट में 2-3 होती हैं, तो एक चौथी कंपनी भी आ जाती है कि यार मेरा भी दूध मार्केट में चलना शुरू हो जाए। तो इट इज़ द सेम, लाइक रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, जब आप कहते हैं कि यार हमारी जो है 600 मिलियन की मार्केट साइज़ है, तो अगर आप उसमें से 10 या 20% भी कैप्चर करते हैं तो दैट इज़ अ बिग रेवेन्यू दैट यू आर कैप्चरिंग। तो इसका आंसर ये है कि बहुत ज़्यादा सप्लायर नहीं आते तब तक के मार्केट में जब तक कि बहुत ज़्यादा डिमांड ना हो। सऊदी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और एक और भी इसका एस्पेक्ट है वो रेगुलेशन का है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में, नॉट जस्ट सऊदीया, बहुत सारे मुल्कों में ये है कि दे डोंट अलाउ कि आप अपने क्रिटिकल जो वर्कलोड्स हैं या डाटा जो है वो आप सऊदी की मार्केट से बाउंड्री किंगडम से बाहर ना होस्ट करें। तो हमारे पास हाइपर स्केलर्स हैं यहाँ पे, गूगल हमारे पास यहाँ पे है सऊदी मार्केट में, लेकिन AWS और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर अभी तक नहीं है, दो दे हैव अनाउंस के यार दे विल बी हियर वेरी सून। लेकिन स्टिल STC के पास एक बहुत बड़ा मेजर चंक है। अगेन आप कहेंगे STC की मार्केटिंग शुरू कर दी है, सॉरी आई शुड बी अवॉइडिंग दैट वन। ये एक सऊदी कंपनी है ऑब्वियसली, और यहाँ पे सिनेरियो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं अगर एज अ सऊदी अपनी कोई कंपनी रन कर रहा हूँ, आई विल रिकमेंड कि STC क्लाउड पे जाऊँ। एग्जैक्टली, वो सऊदी मेड है ना, क्योंकि सऊदी मेड है। एक तो नेशनलिज्म, तो अपार्ट फ्रॉम नेशनलिज्म दूसरा ये है कि मोर सिक्योर है, मोर रिलायबल है, कस्टमर रिटेंशन है, आपके पास एक कस्टमर बेस है जो आप होल्ड करते हो। राइट। दूसरा ये है कि आप इक्वली compete कर सकते हो उन बड़ी बड़ी कंपनीज को, क्योंकि वो भी वही सर्वर्स और वही क्लाउड बना रही हैं जो कि आप बना रहे हो। Okay. तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गूगल आपको कोई स्पेशल चीज़ दे देगा जो शायद STC ऑफर नहीं कर पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो वो भी आपको वही दे देंगे अगर आप मार्केट में कंपेटिटिव हो जाते हैं उनके साथ, और रिलायबिलिटी ज़्यादा है, सिक्योरिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपके जो मार्केट में विनिंग चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए प्राइवेट क्लाउड की कंपनीज जो हैं वो भी इसी तरह ही compete कर रही होती हैं जैसे पब्लिक क्लाउड कंपनीज कर रही होती हैं। Okay. दो के इनसे कंपटीशन करना बहुत टफ है। Right. क्योंकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एंड AWS ये पॉइनर्स हैं जिन्होंने क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के लिए बाकायदा ओपन सोर्स कोड लिखे हैं, इन्होंने ये चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं। Right. तो इतना आसान नहीं है, लेकिन अगेन मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स हैं, जैसे डेल, HP, सिस्को, इनके सर्वर्स हैं। आप रेड हैट की क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम इनसे लेते हो, आप अपना एक प्राइवेट क्लाउड बनाते हो, और दैट इज़ अ गुड ऑफरिंग, यू कैन ऑफर इट। तो STC के पास फैसिलिटी है, और दूसरा ये कि कैपेबिलिटी है, क्योंकि हम खुद इंटरनली अपना बहुत बड़ा क्लाउड जो है वो रन कर रहे हैं, सेम लाइक AWS भी इट वाज लाइक अली बाबा, वो भी एक रिटेल शॉप थी, उन्होंने अपने सोल्यूशन बिल्ड किए, जब उन्होंने सोल्यूशन बिल्ड किया उन्होंने कहा यार ज़बरदस्त सोल्यूशन बिल्ड हो गया, तो ये सोल्यूशन व्हाई नॉट टू सेल इट। तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट STC में भी है, और जितने डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, और इसलिए मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि ऑपरेटर्स थोड़े से इनसिक्योर भी हैं, बिकॉज दे थिंक कि यार हमें कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहना, हमें डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनना है, हमारे पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है, वी आर वेरी क्लोज टू कस्टमर, तो हम व्हाई नॉट टू ऑफर मोर डिजिटल सॉल्यूशंस। तो बड़ा टफ कंपटीशन है ऑपरेटर्स का टुवर्ड्स OTT प्लेयर्स, टुवर्ड्स हाइपर स्केलर्स, और बहुत ज़्यादा इनोवेशन है और बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। राइट। एक्चुअली मैंने एक लास्ट पोस्ट भी देखी थी कि STC ने कोई पार्टनरशिप की है हवावे के साथ, शायद, मुझे नहीं आइडिया, कंफर्म नहीं है, हवावे शायद अली क्लाउड के साथ, ये अली बाबा क्लाउड के साथ दे हैव डन एनी पार्टनरशिप के, मतलब कि वो उनके सर्वर्स या उनके डाटा सेंटर्स को यूटिलाइज किया जा रहा है, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ऑपरेटर्स के पास अब ये मार्जिन है कि वो वाइट लेबलिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो वो ये बिलीव करते हैं कि हम क्यों ना अपना डाटा सेंटर हम खुद सोर्स कर लें। एक कॉन्सेप्ट है क्लाउड ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट। इस क्लाउड ब्रोकरेज में ये होता है कि आप
किसी का क्लाउड लेते हैं, वाइट लेबल करते हैं और अपने कस्टमर को सेल कर देते हैं। राइट। तो अली बाबा के साथ मतलब बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ रीजन में नहीं जाऊंगा, डीप रीजनिंग में, लेकिन ये कि अली बाबा अगर आपकी रेगुलेटरी कंप्लायंस को फुलफ़िल करता है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम होस्ट कर रहे हैं उनको, तो वो हमारा बिल्ड किया हुआ तो नहीं है, लेकिन वो तकरीबन हमारा ही क्लाउड है, कंसिडर हम उसको करते हैं, तो हम उसको वाइट लेबलिंग कर रहे हैं। तो अब तो सप्लाई चेन की गेम है। कोई अगर क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है तो कोई यूज़ केस सप्लाई कर रहा है, कोई उसको वन स्टॉप सोल्यूशन बना रहा है, तो दैट्स व्हाट ऑपरेटर्स आर डूइंग। तो वो भी इन तमाम जो पीसेस ऑफ पजल्स हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं और एक इकोसिस्टम बिल्ड करके एंड कस्टमर को दे रहे हैं। एंड कस्टमर के लिए अली बाबा भी मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन द मीन टाइम एक STC क्लाउड भी है जो कि बिहाइंड द स्क्रीन अली बाबा ही है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि AWS क्लाउड, तो बिहाइंड द स्क्रीन डेल और HP के सर्वर ही हैं उनके पास। राइट। एक्चुअली अगर मैं इसको प्रायोरिटाइज भी करूं तो मैं टॉप प्रायोरिटी पे अली बाबा रखता हूं, सेकंड पे मैं ऑब्वियसली गूगल क्लाउड को रिकमेंड करूंगा, तीसरे नंबर पे अज्योर जो कि अभी है नहीं लेकिन मे बी इन फ्यूचर इन द पाइपलाइन हाँ आ जाएगा। फोर्थ पे मैं AWS को रिकमेंड करूंगा, बट व्हेन दे विल एंटर इनटू द मार्केट तब सिनेरियो कुछ और भी हो सकता है। Exactly. अच्छा, ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़ी कंपनीज अलीबाबा क्लाउड को ही रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्टिल बहुत बड़ी कंपनीज ऑन प्रेमिसेस हैं, वो अभी क्लाउड पे गए ही नहीं है। तो ये बताने का मकसद ये था, जो लोग सुन रहे हैं तो वो बाबा क्लाउड को ज़रा थोड़ा सा साइड पे ही रखते हैं कि यार AWS पे काम कर लेते हैं, गूगल क्लाउड पे काम कर लेते हैं, बट आप अपने माइंड में अली बाबा को भी रखें। एग्जैक्टली। खैर, अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग से आगे नेक्स्ट क्या हो सकता है? अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग से जो आगे आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब एज कंप्यूटिंग है। मैं लास्ट 2-3 इयर्स एज कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, क्योंकि हमारे जो मेरी कंपनी है वो अगेन देवर ट्राइंग डिफरेंट सोल्यूशन। सो एज कंप्यूटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस था, उसके ऊपर हमारी कंपनी चाहती थी कि नए सॉल्यूशंस बिल्ड करें। तो एज कंप्यूटिंग एक नई चीज़ है, और उसके बाद जो अब रिसेंटली चल रही है वो क्वांटम कंप्यूटिंग है। जो कि जब वो आएगी तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें रेवोल्यूशनराइज हो जाएंगी, वो बहुत बड़ा फेस शिफ्ट होगा। लेकिन एज कंप्यूटिंग का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग में होता ही है कि जैसे सऊदी अरब है, तो उसमें आप 1, 2, 3 डाटा सेंटर बना देते हैं। वो आप कहते हैं एक रियाद में ईस्ट में बना दिया, एक वेस्ट में बना दिया, एक सेंटर में बना दिया, ये मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग होगी। या मोस्टली हाइपर स्केलर्स जो हैं वो भी तकरीबन 2 डाटा सेंटर बना देंगे। ये नहीं हो सकता कि वो पूरे एरिया को या पूरे किंगडम को सारे इसको कवर कर लें डिफरेंट डाटा सेंटर से। जब एज कंप्यूटिंग की हम बात करते हैं तो उसमें हम करते क्या हैं कि उसमें हम जो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा क्लोज टू यूज़र ले जाते हैं। और आप पूछेंगे उसकी क्या ज़रूरत है, मेरी तो अगर वेबसाइट US से खुल रही है और सऊदीया में होस्टेड नहीं भी होती, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपकी नॉर्मल IT एप्लीकेशन है ये लेटेंसी बर्दाश्त कर लेती हैं। जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन एप्लीकेशन होगी ना, वो लेटेंसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम एज कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि मेरा कंप्यूटर जो होगा वो एक डम डिवाइस होगी। और डम डिवाइस से मुराद कि उसमें बहुत कम कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी होगी, उसके पास कोई स्टोरेज नहीं होगी, उसके पास बहुत कम रैम होगी, और वो ज़्यादा वीडियो रेंडरिंग पे चल रहा होगा। उसमें से जितनी प्रोसेसिंग हो रही है वो उस डिवाइस पे होने के बजाय वो नेटवर्क पे हो रही होगी। अब नेटवर्क जो है वो बहुत क्लोज होना चाहिए कस्टमर के। तो आप कहेंगे रियाद को मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ और रियाद में मैं 5 डिफरेंट डाटा सेंटर्स लगा देता हूँ, क्योंकि जितना क्लोज होगा यूज़र के उसमें लेटेंसी आपकी कम होगी। जब लेटेंसी कम होगी, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये जैसे गूगल ड्राइव है। आज आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, थोड़ा सा लैगिंग का फैक्टर आता है। आप कहते हैं यार तस्वीरें मैंने खोली हैं लेकिन मुझे अभी टाइम लग रहा है लोडिंग में टाइम लग रहा है, जबकि नेटफ्लिक्स वगैरह ने इन चीज़ों को थोड़ा कवर कर लिया। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी जो स्टोरेज है वो आप ही के पास है, आपको वही एक्सपीरियंस आ रहा है जितना टाइम आपको लगता है अपने डिवाइस हार्ड डिस्क से उसको रिट्रीव करने के लिए अपनी फाइलों को, इतना ही टाइम लगे, तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ा सीमलेस एक्सपीरियंस है, ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फिर इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसमें बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अभी डिवाइसेस जो है ना, जो टर्मिनल्स है वो एक्सपेंसिव हो गए। जैसे आपने वो देखा होगा 3D ग्लासेस वगैरह जो हैं वो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है और वो डिवाइसेस बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। वो इसलिए एक्सपेंसिव हो जाती हैं कि वो तमाम चीज़ें वो नहीं कर सकती, या वो तमाम न्यूरल नेटवर्किंग या प्रोसेसिंग वो नहीं कर सकती। सिमिलरली फॉर AI, मतलब आपने कोई अगर AI का काम करवाना है तो आप वेब पे करवाएंगे। अगर वही काम LLM मॉडल मोबाइल पे करवाना शुरू कर देंगे तो वो मोबाइल जो है ना वो कहेगा भाईजान छोड़ दो, मेरी जान बस काफ़ी हो गया। तो इसलिए टर्मिनल्स बहुत सस्ते हो जाएंगे, कंप्यूटिंग आपके करीब आ जाएगी, वो नेटवर्क पे हुआ करेगी, और आपको जो एप्लीकेशंस मिलेंगी वो बहुत
बहुत ज़्यादा रोबस्ट होंगी, बहुत ज़्यादा लो लेटेंसी सपोर्टेड होंगी, तो वो बहुत सारा काम आप करवा सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि अगर जीपीयू इन्वेंट ना हुआ होता तो एआई ना चल रही होती। उसकी वजह ये थी कि जब आप एक सवाल पूछा करते उससे, तो वो आपको शाम को 4 बजे बताया करती कि हाँ आपने ये पूछा था, इसका जवाब ये है, ठीक है ना। तो इसलिए जब जीपीयू जब मार्केट में अवेलेबल था तो उसने कम्प्लीमेंट किया एआई को। एआई को जब उसने कम्प्लीमेंट किया तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब फटाफट आप सवाल लिखते हैं, आपको जवाब मिलता है, और वो आप यूजुअली जाके सर्वर से ही पूछ रहे होते हैं। इसी तरह गूगल मैप्स हो गए। गूगल मैप से पहले आपको शायद याद होगा ओवीआई मैप्स हुआ करते थे, नोकिया के और बाकी डिफरेंट थे। तो उसमें होता था कि जीपीएस लोकेशन होती थी, लेकिन उसको इंटरनेट का कनेक्शन ही चाहिए होता, लोकली प्रोसेसिंग करता था। अब लोकली प्रोसेसिंग जब करता था तो वो इतना एजाइल नहीं होता था, वो इतना अपडेटेड नहीं होता था, आपको इतना अच्छा वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता था। लेकिन एक फ़ायदा होता था कि अगर नेट का कनेक्शन नहीं है तो देन यू आर ओके टू रन दैट सर्विस, क्योंकि वो ज़रा इंडिपेंडेंट था। लेकिन ऑफ कोर्स जो नेटवर्किंग प्रोसेसिंग है, अब जो भी गूगल के अपडेट्स हैं, कोई भी चेंजेस हैं, वो फटाफट इंप्लीमेंट होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, और फ़ौरन वो आपको पाथ बना के देता है कि यार पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपने जाना है, तो ये आपका ट्रैक है, ये पाथ है, मोस्ट ऑप्टिमाइज पाथ है। अगर कहीं पे कोई कंजेशन वगैरह आती है तो वो फटाफट उसको रैपिडली जो है ना उसको मॉडिफाई कर लेता है, तो वो अडेप्ट कर लेता है। तो इसमें अब ये फ़ायदा होगा आपको कि वो प्रोसेसिंग जो आज आप अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं यार मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी है लेकिन मेरा जीपीयू कार्ड सपोर्टेड नहीं है, तो वो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर आपकी जो क्लाउड गेमिंग होगी या आपकी ये चीज़ें होंगी वो नेटवर्क सपोर्टेड होनी चाहिए, टर्मिनल सपोर्ट करे या ना करे, इट डज़ नॉट मैटर। तो यहाँ पे फिर एज कंप्यूटिंग आ गई। अच्छा, एज कंप्यूटिंग को थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच कर दिया, रीज़न बिहाइंड कि इस पे काफ़ी लास्ट 2-3 ईयर्स काफ़ी काम हुआ है, और ऑपरेटर्स जो हैं वो समझते हैं कि दैट इज़ वन ऑफ दी की सेलिंग पॉइंट और की सर्विसेज दैट वी कैन ऑफर टू द कस्टमर। क्लाउड गेमिंग यूज़ केस है, सीडीएन कैशिंग एक यूज़ केस है, जो कि इस तरह के यूज़ केस हैं जो कि ऑफर किए जाते हैं। सिमिलरली इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्वांटम कंप्यूटिंग का। अब क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो तो आपकी इनक्रिप्शन वगैरह इन तमाम चीज़ों को ऐसी तैसी फेर देगा, वो इन चीज़ों को तोड़ देगा। तो अब इसके ऊपर काम हो रहा है कि कैसे आप नेटवर्क को क्वांटम सेफ नेटवर्क्स बनाया जाए, कि मेरे पास इनक्रिप्शन है लेकिन वो इनक्रिप्शन शायद जब वो आ जाएगा तो वो इनक्रिप्शन सिक्योर रहेगी नहीं, क्योंकि हर बंदा उसको ओपन कर लेगा। तो फिर आपने उसमें इतनी इनक्रिप्शन लेकर आनी है क्वांटम के लिए, वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाए। तो बड़ा डिफरेंट किस्म का आफ्टर मैथ बनने वाला है। जिस तरह नई नई डिवाइसेस आ रही हैं, जिस तरह से स्टोरेज कैपेसिटीज़ आ रही हैं, जिस तरह से कंप्यूटेशनल कैपेसिटीज़ आ रही हैं मार्केट में, एक तरफ तो वो कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी हैं, इन द मीन वाइल अगर आप उन इंजीनियर से बात करें जो बिहाइंड द स्क्रीन काम करें, उनके लिए वो एक बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट भी है। खासतौर पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए क्वांटम सेफ कंप्यूटिंग जो है एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सेम लाइक कि एआई जिस तरह से आई है हमारे पास, और अब ये टीचिंग के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है कि आप कोई भी असाइनमेंट या कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। इवन आई हैव सीन वीडियोज़ के यार जिसमें लोग एआई को यूज़ करके इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये हर टेक्नोलॉजी अपने साथ बेनिफिट भी लाती है और चैलेंजेस भी लाती है। तो आप एआई की कैसे इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, ये सोल्यूशन आर्किटेक्चर या क्लाउड की तरफ, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ, या आपने जो एज कंप्यूटिंग के ऊपर डिस्कशन की है इसकी? अच्छा, इसमें जो आप जो बात कर रहे हैं एज कंप्यूटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें स्पेसिफिकली ये है कि ये सिर्फ कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें आपकी जीपीयूज़ या जनरल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो भी रिक्वायर्ड होंगे। जो यूज़ केसेस आपके होते हैं, जैसे यूज़ केस कंप्यूटर विजन का एक यूज़ केस है बड़ा कॉमन, कि आप ये एनालाइज कर रहे हैं कि मैं और आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, या इंट्रूडर आ रहा है, या लड़ रहा है, या अटेंशन स्पैन क्या है, और मैं चाहता हूँ कि यार अब सर्विलेंस कोई ना करे, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे बिजनेस डिसीजन जो है ना वो क्राउड पे कौन कौन आ रहा है, कितनी देर बैठ रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स भी चाहिए। तो वो भी आपने एज पे फैसिलिटेट करने हैं, क्योंकि होता ही है कि जब आप इस तरह की कोई स्ट्रीम सेंट्रल डाटा सेंटर पे लेके जाते हैं, एक तो ट्रांसमिशन कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ती है, दूसरा ये कि आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जो सीपीयूज़ हैं वो अल्टरनेट नहीं हो सकते जीपीयूज़ का। जीपीयूज़ में अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, क्योंकि जीपीयूज़ में अब एनपीयू की बात हो रही है, अब टीपीयू की बात हो रही है, तो उन्होंने उसको फर्दर इन्हांस कर दिया, एंड नो डाउट कि एनवीडिया इज़ लीडर ऑन दैट। सो वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन मैं इसको सेग्रीगेट नहीं करूँगा कि जीपीयूज़ या एआई जो है वो इससे सेपरेट है, वो उसके साथ बिल्कुल हैंड इन ग्लव है।
तो वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो पहले जीपीयू नहीं ऑफर कर रहे थे वो अब जीपीयू बेस्ड होंगे, जिनको आप कहते हैं कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाने वाला हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन ब्लॉकचेन में थोड़ा सा ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ पे आप कहते हैं कि सेंट्रलाइज किस्म की सर्वर्स नहीं होते। व्हाट डू यू थिंक कि सऊदीया अडॉप्ट करेगा ब्लॉकचेन को? देखिए, मेरा ख्याल है कि अ लिटिल बिट टफ इन द सेंस कि हम इंटरप्राइज के यूज़ केस नहीं बिल्ड कर सके ब्लॉकचेन में अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो। ओके। तो अगर आप इंडस्ट्री की बात करें ना, तो इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन शायद अभी तक जो यूज़ हो रही है वो क्रिप्टो में ही हो रही है। क्रिप्टो इज़ अ करेंसी फॉर मी। जैसे फेसबुक में आपके कुछ क्रेडिट्स होते हैं या किसी और वेबसाइट में आपके कोई क्रेडिट्स होते हैं, तो एक डिजिटल करेंसी है। तो फॉर मी क्रिप्टो इज़ आल्सो बिटकॉइन हो गया या क्रिप्टो करेंसी जो है सिमिलर लाइक दैट वन। बट अगेन हाँ, उसमें एक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। Right. लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द नॉट अ वेरी मेजर यूज़ केस। आई नो कि बिटकॉइन की वजह से इसमें काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो गया लोगों का। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छे यूज़ केस मार्केट में आए और वाकई इंटरप्राइजेज ने इसको अडॉप्ट किया। राइट। आपको आइडिया है ह्यूमन का? बिल्कुल मुझे आइडिया है, बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वेरी गुड थिंग इन द इंडस्ट्री। तो ह्यूमन जो है वो भी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली। एज नहीं बिल्ड कर सकते, रीज़न बिहाइंड कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स नहीं बिल्ड करते, वो सेंट्रलाइज बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन वो जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें यह है कि उन्होंने मॉडल ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज़ केस लेकर आ रहे हैं, अरेबिक लैंग्वेज का LLM मॉडल्स बना रहे हैं। Right. तो वो बहुत अच्छा काम है। और अगेन मैंने आपको बताया ना कि सऊदीया जो अपने आप को पोजीशन कर रहा है वो इस तरह से पोजीशन कर रहा है कि शायद यूएस के बाद मॉडल ट्रेनिंग या लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग जो है वो मिडिल ईस्ट में शायद सिर्फ सऊदीया में हुआ करे। तो उसके लिए बहुत बड़े मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। राइट। और एक, क्योंकि इसमें एआई के वर्कलोड रन करने की भी ना आपके दो चीज़ें हैं, एक है मॉडल ट्रेनिंग और एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप इन्फ्रेंस रन करते हैं। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ यूज़ केस रन करते हैं वो इन्फ्रेंस है। इन्फ्रेंस में क्या होता है कि मैंने एक एप्लीकेशन ट्रेन की, वो मैंने एक जगह पे चला दी, उस एप्लीकेशन को चलने के लिए भी जीपीयू चाहिए। अब वो जीपीयूज उस एप्लीकेशन को रन करें, डिसीजन ले रहे हैं, हम उसको कहते हैं कि ये इन्फ्रेंस है। राइट। मीनवाइल मैंने ये फील किया कि यार मैं और आप जब लड़ाई करते हैं ना तो ये कंप्यूटर विजन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे इसको फर्दर ट्रेन करना है, कुछ और इमेजेस देने हैं, तो वो उसको मैंने जब ट्रेन करना है तो वो इन्फ्रेंस फैसिलिटी फुलफिल नहीं कर सकती, आपको लार्ज स्केल डाटा सेंटर चाहिए। और ह्यूमन जो है वो लार्ज स्केल डाटा सेंटर्स बिल्ड कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तारिक अमीन हैं जो माशाल्लाह ही इज़ बाय द वे ही इज़ आल्सो अ टेलीकॉमर। वो रैकोटन से ट्रांजिशन करते हुए आरामको से इस तरफ आए हैं, तो वो भी टेलीकॉमर ही हैं। लेकिन ये कि मतलब मैंने जो फील किया, मतलब ही इज़ अ रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ अ पर्सन। वो चैलेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, इंडस्ट्री को शेप अप करते हैं, उन्होंने किया। और ह्यूमन आई वुड से कि वेरी गुड इनिशिएटिव। ये पोजीशन करेगा सऊदीया को एज अ बिग प्लेयर विद इन द रीजन फॉर एआई मॉडल ट्रेनिंग और एआई वर्कलोड हैंडलिंग। लेकिन ये एक चीज़ है, मतलब आपके पास एक फैसिलिटी हो जहाँ पे आप अपने मॉडल ट्रेन करते हैं। ये यूज़ केस बिल्डिंग पे भी काम कर रहे हैं। अगेन यूज़ केस बिल्डिंग मैंने जो देखी है, यूज़ केस बिल्डिंग इस तरह से नहीं होती कि एक कंपनी आई उसने कहा यार ये काम होता है, ये कम्युनिटी ड्रिवन ज़्यादा होती है। जैसे ऊबर जस्ट हिट द मार्केट ऑल ऑफ अ सडन और सबने कहा यार इट्स अ वेरी गुड, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को यूज़ करना शुरू कर दिया, पोस्टल सर्विसेज आ रही हैं, ऑर्डर डिलीवरी आ रही है, टैक्सी आ रही है, तो वो सारा अचानक से चीज़ें बदलना शुरू हो गई। इसी तरह जब एआई के यूज़ केसेज हैं दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, तो एक किस्म का आप समझ लें कि आपने एआई फार्मिंग शुरू कर दी, आपने एक फैसिलिटी दे दी अपनी कम्युनिटी को, अपनी इंडस्ट्री को एक फैसिलिटी दे दी। ग्लोबली भी आप होस्ट कर सकते हैं, आप ये ऑफ़र कर सकते हैं। तो वो आपने जब ऑफ़र कर दिया तो दैट इज़ वेरी गुड। फिर आपने इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी बिल्ड करना है जो कि दे आर आल्सो डूइंग दैट वन, जहाँ पे आप डिफरेंट ISVs को, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं, उनको कहते हैं यार आप आएँ, अपने सोल्यूशंस बनाएं, उसको ट्रेन करें। तो आप ये देखेंगे कि ये फाउंडेशन पिलर है
Right. जहाँ पे आपने एक पीसी दिया एक बच्चे को और कहा कि यार अब कुछ एप्लीकेशन तुम बनाओ, तो वो ऑटोमेटिकली एक इकोसिस्टम जब डेवलप होगा तो उसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी. देन यू विल सी कि बहुत सारे यूज केस यहाँ से निकलेंगे दैट विल शेप द वे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड नाउ. ओके. रिसेंटली मेरा ख्याल $100 बिलियन की इन्होंने वैल्यूएशन भी कंप्लीट की. एग्जैक्टली मतलब दे हैव हेफ्टी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे आर डूइंग इट. और इन्होंने टॉप ऑफ द लाइन चिप मैन्युफैक्चरर्स को ऑन बोर्ड किया है. बिल्कुल ऐसे ही है. इन्होंने एनवीडिया को किया है, ग्रॉक को किया, स्टारलिंक्स के साथ भी काम कर रहे हैं, एलॉन मस्क को भी वो कैच इन कर रहे हैं, ग्रॉक के साथ भी है. तो बड़ा ज़बरदस्त वेंचर है. इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग. और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जो आपने सवाल पूछा था ना कि क्या ज़रूरत है जब डाटा सेंटर कोई ऑफर कर रहा है तो वाई देयर शुड बी समवन एल्स, कोई एक नया प्लेयर आ जाए. तो दैट इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन कि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है दुनिया में राइट कि अगर आप उसके लिए एक बहुत भरपूर इन्वायरमेंट बिल्ड कर देते हैं तो एवरीवन विल हैव हिज ओन शेयर. राइट. अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे सामा की रेगुलेटरी है, ठीक है, उसके बाद आई थिंक NCA है जो इन्वॉल्व होती है, NCA, सऊदी. हाँ. हाँ, उसके बाद सऊदी सेंट्रल बैंक भी है जो जी. इन्वॉल्व होता है इस चीज़ों के अंदर. तो मिसाल के तौर पे इसको, अगर मैं मिसाल के तौर पे HTC क्लाउड यूज़ करता हूँ, सो व्हाट डू यू थिंक, मुझे सामा की रिक्वायरमेंट से गो थ्रू होना पड़ेगा या HTC क्लाउड को यूज़ करने का मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे वो ऑलरेडी रेगुलेटरी इम्प्लीमेंटेड है? नहीं, क्योंकि शायद वन ऑफ द प्री रिक्विजिट फुलफिल हो जाएगा. जो रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो क्रिटिकल जो डाटा बेसिस हैं या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम होगी, जो कि मोस्टली प्री रिक्विजिट होता है तमाम. इवन के मेरा ख्याल है अगर आप यूरोपीय यूनियन की बात करें वो भी तकरीबन चीज़ों को ऐसे ही रखते हैं. लेकिन अगर आप कहें कि ऑन टॉप ऑफ इट जो उनकी फाइनेंशियल फिनॉप्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फिनटेक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो सकती. वो इट्स नॉट दैट इजी कि आप ये कहें कि यार वो उनके फ्रेमवर्क हैं दैट इज़ मोर ऑन एप्लीकेशन लेवल. तो एक बैरियर तो आप अचीव कर लेंगे, दैट इज़ कि मेरी जो होस्टिंग है वो लोकली है. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरे बाकी जो फ्रेमवर्क्स हैं उसकी फुलफिलमेंट हो जाती है तो नो, दैट इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट. अच्छा, हमने डिस्कशन किया, जैसे हमने नेटवर्किंग की तरफ साइड पे देखा 2G 3G 4G एंड 5G. देन हमने डिस्कशन की एज कंप्यूटिंग के ऊपर. फिर डिस्कशन जो मुझे लगता है वो थोड़ी सी रहती है ओपन RAN और NFV. इसके ऊपर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, व्हाट इज़ दिस? अच्छा, ओपन रैन अगेन ये सेम कॉन्सेप्ट है. जब हमने ट्रांजिशन की तो हमने अपने बड़े बड़े वर्कलोड्स जो हैं, जिसमें शायद आपने MSc का नाम सुना होगा, BSc का नाम सुना होगा, मे बी ये हमारे बड़े बड़े आप कह रहे हैं इंजन थे या हमारी रैक्स थी. और ये काफ़ी बड़ी बड़ी जितनी इंजन की बोगीज़ होती हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हुआ करती थी. Okay. तो हमने वो तमाम फंक्शंस उठाए, उसको हमने डाटा सेंटर पे होस्ट करना शुरू कर दिया. ये सारा काम तो हमने कर लिया. जब हमने ये सारा काम कर लिया तो उसके बाद एक चीज़ जो कि एक इंडस्ट्री का बड़ा पेन पॉइंट था वो ये था कि जहाँ पे हम एंटीनाज यूज़ करते हैं, मतलब वो जो टावर होते हैं जिसपे एंटीना लगा होता है, वो एक BSC के साथ कनेक्ट होता है और एक बड़ा ना ये समझ लें कि वेंडर लॉक्ड सोल्यूशन है. और वेंडर लॉक्ड सोल्यूशन से मुराद ये है कि अगर मैंने नोकिया से लिया तो वो नोकिया का एंटीना होगा, नोकिया का बेस स्टेशन होगा, वो वहीं पे लगेगा, BSC उसको सपोर्ट करे, उसको लगाएगी. इसी तरह अगर मैंने एरिक्सन का लिया या मैंने हवावे का लिया तो उसका बेस स्टेशन है जिसको आप कहते हैं कि यार CU और DU, अगेन वो बड़ा RRU और BBU का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता. आप ये अज्यूम करें कि एक बॉक्स है जो नीचे लगा होता है और एक एंटीना है जो ऊपर लगा होता है. अब वो जो एंटीना है और वो जो नीचे बॉक्स लगा हुआ है ये क्लोजली टाइटली कपल्ड हैं. फिर इनकी इंटर नेटवर्किंग वगैरह नहीं होती. Okay. तो फिर उसके लिए फिर इंडस्ट्री ने ये सोचा कि नहीं, हमें इसको भी वर्चुअलाइज कर देना चाहिए. ये हम जो पर्पस बिल्ड हार्डवेयर पे रन कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा समझ ले कि इंटेंसिव वर्कलोड है. जो आपका जो बैकबोन होती है ना, उसमें समहाउ आपकी रिक्वायरमेंट या थ्रूपुट रिक्वायरमेंट स्टिल इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इन बेस स्टेशन में होती है जो पर्पस बिल्ड होते हैं, क्योंकि दे आर हैंडलिंग चैनल्स, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को हैंडल कर रहे होते हैं. तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको वर्चुअलाइज करना आसान था, क्योंकि वो समहाउ वो जो कंपोनेंट्स थे वो इजीली IT या कॉट सर्वर्स जिसको आप कह सकते हैं वो आप डाटा सेंटर में होस्ट कर सकते थे. लेकिन जब आप इस इक्विपमेंट की बात करते हैं तो ये ज़रा थोड़ा टफ था. तो फिर हम इंडस्ट्री जो थी वो ओपन रैन के कॉन्सेप्ट पे आई
वहाँ पे उन्होंने फिर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ा दी। उन्होंने कहा एंटीना किसी का भी हो, नीचे जो सर्वर्स हैं मुझे वो भी वर्चुअलाइज चाहिए, मुझे वो भी क्लाउड नेटिव चाहिए, मैं किसी पे भी होस्ट करना चाहता हूँ। तो इसको कहते हैं ओपन रैन। Okay. तो उन्होंने एक तो जो एंटीना और जो बेस स्टेशन था उसको थोड़ा सा उन्होंने डीकपल किया, उसको स्टैंडर्डाइज किया कि एक कॉमन प्रोटोकॉल हो ताकि मैं किसी को भी यूज़ कर लूँ, एंटीना कहीं से और नीचे जो मेरा जो समझ लें कि जो बेस यूनिट है वो मैं किसी और वेंडर से ले लूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि जी जो पर्पस बिल्ड हार्डवेयर है, जब मैंने इतने कम्प्लेक्स वर्कलोड्स वर्चुअलाइज कर लिए हैं तो इसको भी हम कुछ इस तरह से वर्चुअलाइज कर लें तो क्यों ना ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। तो फिर इसमें कॉन्सेप्ट ओपन रैन का आया। फिर उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की, ओपन प्रोटोकॉल्स बनाए जिसको CPRI प्रोटोकॉल्स कहते हैं, नए प्रोटोकॉल्स डेवलप किए, सारों को लेकर आए क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी ख़त्म हो रही थी, बहुत सारे वेंडर्स को इम्पैक्ट हो रहा था, कुछ ने रेजिस्ट किया, कुछ नए डिसरप्टर्स आए उसमें मार्केट में। फिर इवेंचुअली आप समझ लें कि रैन का जो हमारा बेस स्टेशन था हमने उसको भी वर्चुअलाइज कर दिया, उसको भी कंटेनराइज कर दिया, तो वो भी कंटेनराइज हो गया। इसमें थोड़ा सा जो टफ पार्ट था वो ये था कि इसमें चूँकि जो लाइन कार्ड्स होते हैं, जो हमारे नॉर्मल ईथरनेट कार्ड्स होते हैं थ्रूपुट के लिए, वो ज़रा टफ हो जाते हैं। इसमें वो कस्टमाइज होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चेंजेस जो हैं वो हमने जो जनरल पर्पस बिल्ड थे हमने उनको यूटिलाइज़ किया, तो डेट वाज रियली बेनिफिशियल। व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ सऊदी अरेबिया, और व्हाट डू यू थिंक के GCP के अंदर, GCC के अंदर स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया ही AI हब होगा? व्हाट डू यू थिंक? मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि एटलीस्ट जो विजन 2030 की बात करते हैं आप, उसमें क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन है वो डिसाइड होती है आपकी स्पेंडिंग से, राइट। तो जब आपका विजन क्लियर होता है तो आप स्पेंडिंग उसी डायरेक्शन में करते हैं। अगेन सम टाइम आप स्पेंडिंग करते हैं जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं आता, बट आई थिंक सऊदी इज़ मूविंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, बट दे आर स्पेंडिंग मनी इन अ वेरी राइट वे ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। और बात यह है कि आपने फ्यूचर ट्रेंड्स को देखते हुए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इन्होंने। और जब ये मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स के आप एनेबल, जब मैंने कहा ना इकोसिस्टम की मैं बात करता हूँ, तो इकोसिस्टम एनेबलिंग इन्वायरमेंट से बिल्ड होता है। तो इसी तरह जब कोई जगह जहाँ पे कश्तियाँ लैंड करती हैं और वहाँ पे कुछ पानी है, मछलियाँ हैं, तो ऑफ कोर्स मछेरे भी आते हैं वहाँ पे, बाकी लोग भी आते हैं हंटिंग के लिए। तो फॉर मी इतनी इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं ख्याल कि मिडिल ईस्ट में कोई कर रहा है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद चाइना US को छोड़ के दुनिया में भी कोई इतनी इन्वेस्टमेंट ना कर रहा हो, इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट कोई ना कर रहा हो। तो दे आर गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। ये इन्वेस्टमेंट पुलों पे नहीं कर रहे, ये ब्रिजेस पे नहीं कर रहे, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन अ टेक्नोलॉजी और अपने लोगों पे भी कर रहे हैं। तो आई एम क्वाइट होपफुल के दे आर गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। ओके, एक्चुअली यू नो आप ज़्यादातर अभी जो काम कर रहे हैं ना एज ए लीडरशिप की, एज ए लीडर काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको ज़्यादा मज़ा आता है स्ट्रेटजी क्रिएशंस के अंदर, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से ये ट्रांजिशन आपने की है? कभी कभी होता है कि यार आप एज अ प्रोग्रामर ही काम कर रहे होते हैं, एंड वल्लाही आई डोंट वांट टू डाई एज अ प्रोग्रामर। तो मतलब कि आपको पोजीशन चेंज करनी चाहिए। एक वक्त होता है कि आपने सिर्फ प्रोग्रामिंग ही करनी है, एक वक्त होता है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाए, एक वक्त होता है कि आप उससे आगे बढ़ो, ठीक है। और एट द एंड रिजल्ट मे बी यू विल स्टार्ट योर ओन कंपनी, और मे बी यू विल बिकम अ CTO ऑफ दैट कंपनी, मे बी समहाउ एनी कंपनी। तो बट डू यू थिंक ये आप चीज़ों को किस तरह लेके चले हैं? क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन पे, अगर आप लास्ट मेरा ख्याल 9 to 10 years, from 9 years, more than 9 years, I more think than so. 9 years, more than a STC decade now, हाँ, 11-12 years मेरा ख्याल लास्ट एपिसोड जो है वो तकरीबन STC के साथ ही ठीक है। तो एक्चुअली ये किस तरह से लेके चला जाता है? अच्छा, उसमें आपने अपने आप को इक्विप करना है, क्योंकि वो इक्विप इस तरह से करना है कि जब आप प्रोग्रामर हैं तो आपने प्रोग्रामिंग तो ज़रूर करनी है, लेकिन प्रोग्रामिंग में भी आपने एक्सेल इन दी सेंस करना है कि एट टाइम्स पीपल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। तो इस तरह ग्रेजुअली आप ट्रांजिशन करते हैं। मतलब हमें ये लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा प्रोग्रामर बन जाऊंगा तो मैं बस फ़ौरन ट्रांजिशन हो जाएगी, मेरी ट्रांजिशन हो जाएगी। कैरियर में थोड़ी सी ट्रांजिशनिंग इस तरह से नहीं होती। कैरियर में आपको थोड़ी सी लार्जर पिक्चर समझनी पड़ती है। मतलब पहले आप एक प्रोग्रामर होते हैं, एक ब्लॉक में काम करते हैं, वहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आपको एक एप्लीकेशन का थोड़ा सा आइडिया डेवलप हो जाता है। जब आपको पूरी एप्लीकेशन का डेवलप हो जाता है, आप कहते हैं यार आई कैन बी अ प्रोडक्ट मैनेजर। देन इवन समटाइम मैनेजमेंट थिंग्स कि यार नहीं,
इसको चीज़ों का पता, ही कैन रन द शो। इट्स ऑल अबाउट कैपेबिलिटीज। आपने ग्रेजुअली कैपेबिलिटी बिल्डिंग करनी है। जैसे आपने अपनी पॉडकास्ट शुरू की होगी तो इन द बिगनिंग के कुछ शुरू में हुई होंगी मिस्टेक्स हैं, आपको लगा यार ये ठीक नहीं था। Right. अब आपको मैं कहूँ कि यार पॉडकास्ट कर लें तो आप कहेंगे यार इट्स अ पीस ऑफ केक, मैं तो फटाफट कर दूंगा, आप बताएं तो सही। तो इसी तरह अब मैं ये आपको कह सकता हूँ कि यार यू कैन रन अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस और स्टफ लाइक दैट। तो इसी तरह इट्स ऑल अबाउट कैपेबिलिटी बिल्डिंग। कैपेबिलिटी बिल्डिंग में एक चीज़ ये होती है कि एक लार्जर पिक्चर आप समझें, अपनी टेक्नोलॉजी स्किल्स को इम्प्रूव करें। कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेज अ मेजर रोल ऑन दैट, बिकॉज एक सर्टन लेवल के बाद आप नई प्रोग्रेस कर सकते बेस्ड ऑन योर टेक्नोलॉजी स्किल्स, तो आपको वो बढ़ानी है। अगेन एवरी न्यू डे इज़ अ लर्निंग डे। अगर आप वो लर्न नहीं कर रहे तो देन यू आर स्टक। और आप देखेंगे कि देयर आर पीपल के जो कि 20-25 ईयर से दे आर स्टक ऑन द सेम जॉब प्रोफाइल। रीज़न बिहाइंड कि ना उन्होंने कैपेबिलिटी गेन की, या वो लार्जर पिक्चर या बेटर अंडरस्टैंडिंग की होती, या वो टेक्नोलॉजी की होती, ना या कम्युनिकेशन की होती, वो चीज़ें बिल्ड नहीं की। दे आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो ये कहा जाता है कि यार कुछ लोगों ने 20 साल में एक्सपीरियंस अर्न किया और कुछ लोगों ने 20 सालों में सेम चीज़ 20 साल तक की। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो उसमें अगर आपने लर्निंग छोड़ दी, आपने लर्निंग से अपने आप को साइड पे कर लिया, कम्युनिकेशन बिल्डिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन बिल्डिंग जो आज मैं कर रहा हूँ शायद वो मेरी 10-15 साल पहले नहीं थी। तो आपने एवरी डे यू हैव टू लर्न इट। फिर दूसरा सम टाइम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम जॉब टू जॉब। ओके। आप एक नई कंपनी में जाते हैं, आप वहाँ पे एक अपना प्रोफाइल बिल्ड कहते हैं कि आई हैव दिस कैपेबिलिटी, क्योंकि कंपनीज होता ही है कि कंपनीज जो होती हैं उनके पास एक रिसोर्स चला गया। एक बंदा 15 साल से काम कर रहा था, ही वॉज अ वेरी गुड रिसोर्स, लेकिन ही लेफ्ट ऑल ऑफ सडन बिकॉज ऑफ सर्टन XYZ रीज़न वो चला गया। अब दे नीड अ रिसोर्स। ऑफ कोर्स उनको पता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में 7-8 साल वाले तो हैं, शायद 10 साल वाले नहीं होंगे मेरे पास, तो मैं क्या करूँ। दे विल फाइंड अ पर्सन हु हैज़ द कैपेबिलिटी, देन ही विल बी ट्रेन टू दैट लेवल में बी इन अ ईयर और 2। तो वो उस तरह के रिसोर्स को पिक कर लेते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है। लेकिन विद इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना इतना इजी नहीं होता। दूसरा मेरा ये मानना है कि मीट पीपल, रीड बुक्स और ट्रैवल, मतलब ये 3 चीज़ें आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती हैं अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स। सो विच वन इज़ द बेस्ट बुक जो कि आप रिकमेंड करना चाहोगे? बुक्स अब तो अरसा हो गया, मैं लास्ट टाइम तो मेरा ख्याल है कोई खास बुक्स रीड नहीं की। अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टफ ही पढ़ते हैं। तो आई वॉन्ट रिकमेंड एनी स्पेशल बुक। मैं किसी को डेविएट नहीं करना चाहता, नॉट अ बुक रीडर। अच्छा, एक्चुअली मैं ऑब्वियसली शाहजेब से मिला हूँ जो कि आपका बेटा है जी। उसके साथ मैंने पॉडकास्ट किया। तो आपने उसको मतलब कि बड़े होते हुए देखा है और आपने उसको कैसे ट्रेन किया है आईटी के अंदर? व्हाट डू यू थिंक कि यू नो, मिसाल के तौर पे मैं शाहजेब हूँ और मैं वो क्योंकि वो अपने एरा के अंदर जो भी काम कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के अंदर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब कि हमसे भी आगे है। तो मैं उससे अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार मतलब कि यार कैसे स्टार्ट किया, मतलब कि आप कंपनी के CTO भी हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसने अपने प्रोजेक्ट्स भी मुझे दिखाए हैं। तो मैंने उससे पूछा आपके फादर क्या करते हैं? यार वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट। अच्छा, आपके फादर सोल्यूशन आर्किटेक्चर। तो इसका मतलब मेरे माइंड में ये आएगा, अच्छा ठीक है, इसके पापा ने इसकी काफ़ी हेल्प आउट किया है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपने क्या वैल्यू ऐड की है उसके करियर के अंदर या उसकी लाइफ के अंदर? अच्छा, अगेन मैं आप कहेंगे कि ये बड़ी रेपिटेशन में ये चीज़ यूज़ कर रहा है, तो आई बिलीव कि कैपेबिलिटी इंसान में होती है और एनेबलिंग इन्वायरमेंट होता है। तो जो आपके बच्चे में कैपेबिलिटी है, अगर आप उसको वो एनेबलिंग इन्वायरमेंट दे देते हैं तो ही कैन प्रॉस्परस, ही कैन ग्रो। दूसरा जो मैंने फील किया, जैसे शाहजेब जब छोटा था फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, तो मैंने उसको Xbox या PS4 वगैरह नहीं ला के दी थी और ज़्यादातर उसको प्रेशराइज़ किया गया था इस चीज़ पे कि आप अपना काम, अगर आपको कंप्यूटर बहुत पसंद है तो आप अपना काम प्रोडक्टिव करो। तो वहाँ पे उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हुआ आहिस्ता आहिस्ता। और फिर दूसरा ये था कि जहाँ जहाँ पे उसको मेंटोर्स की सपोर्ट चाहिए होती थी, जहाँ जहाँ पे उसको ट्रेनिंग की सपोर्ट चाहिए थी, वहाँ पे उसको वो इन्वायरमेंट, वो चीज़ें मैंने फैसिलिटेट की। अगेन ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम, मतलब माशाल्लाह ही इज़ डूइंग बाय हिमसेल्फ। लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक तो ये कि अगर आज मुझे कोई काम करना है और मुझे उसके लिए एक अच्छी मशीन नहीं मिली तो मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। अगर वो कोई बहुत अच्छी मशीन
मॉडल ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। एक जीपीयू वाली अच्छी मशीन मेरे पास अवेलेबल है तो मैं मॉडल ट्रेन करूँगा, मैं बार बार करूँगा। तो पेरेंट्स को मेरा ख्याल है कि इन्वेस्ट करना चाहिए उस डायरेक्शन में जो कि हेल्प करे बच्चे को इनेबलिंग स्किल्स करने में। जीपीयू ना लेके दें आप बच्चे को, अगर वो ये कहता है कि मैंने गेम रन करनी, आप उसको ज़रूर लेके दें। अगर वो कहता है मैंने मॉडल ट्रेन करना, बच्चा गेम खेलेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा फॉर श्योर, दिस इज़ फॉर अ फैक्ट। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि यार आपने कौन सा मॉडल ट्रेन करना है मुझे बताओ, मैं आपको वो वाला लेके दूंगा, तो देन ही विल क्रिएट अ रीज़न फॉर दैट। वो शायद पाइथन सीखेगा भी, वो आपको मॉडल बना के भी दिखाएगा कि डैडी ये है मेरा मॉडल जो मैंने रन करना है। तो वो मॉडल रन करने के लिए उसने कुछ लर्निंग तो की। तो ये नहीं हो सकता कि मैं उसको ये कहूँ कि बेटा सीख लो, कुछ सीख लो। ही विल नेवर एवर लर्न एनीथिंग। ख़ासतौर पे इस तरह से आप जब प्रेशराइज भी करेंगे, आप पुश भी करेंगे, नहीं। मेरा मानना है कि वर्बल स्पीकिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे को एट ऑल। आप उसको उस डायरेक्शन में पुश करें जो उसके लिए प्रोडक्टिव है। जैसे मैंने आपको जीपीयू की एग्जांपल दी कि आपने कहा बेटा ठीक है मैं आपको जीपीयू ला के दूंगा, नो वरीज एट ऑल, मुझे सिर्फ ये बता दो कि गेम को छोड़ो, मैं नहीं मानता इसको, जीपीयू में आप क्या बेनिफिट लोगे। मॉडल ट्रेनिंग वगैरह सुना है बड़ी काम की चीज़ है, तो वो मॉडल ट्रेन करेगा, करके दिखाएगा। अच्छा वो एक दफ़ा कर लेगा ना, आप छोड़ दें, वो गेम ही खेलेगा। मैंने आपको बताया वो गेम खेलेगा, लेकिन वो जो मॉडल्स ने ट्रेन किया है, फिर आप उससे थोड़ा थोड़ा जब ये पूछेंगे कि यार आपने कोई प्रोडक्टिविटी की, तो थोड़ा सा राइट लेफ्ट काम करेगा, ज़रूर करेगा। असल में इतनी ही इंस्पिरेशन आपको चाहिए होती, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए थी। आपने सिर्फ बच्चे को डायरेक्शन दिखाने की, बेटा ये डायरेक्शन है, आपने इस तरफ चलना है। अच्छा मैंने इससे ज़्यादा कोई पुश नहीं किया। हाँ फैसिलिटेशन उसको हमेशा से की, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, इंस्पिरेशन में भी थोड़ी सी मैं उसको देता रहा हूँ शायद, क्योंकि इंस्पिरेशन आप बोल के नहीं दे सकते। यू नीड टू सेट अ कैरेक्टर योरसेल्फ। आप पढ़ रहे हैं, आप वर्कशॉप्स अटेंड करें, आप सेमिनार्स अटेंड करें, वो हिमसेल्फ ही फील के यार दिस इज समथिंग आई नीड टू गो टुवर्ड्स दैट वन। अगेन पुश नहीं करना चाहिए। मेरा उससे छोटा बेटा है, मतलब ही इज नॉट इनटू प्रोग्रामिंग एट ऑल, ही डजंट लाइक प्रोग्रामिंग, आई एम नॉट पुशिंग हिम एट ऑल। लेकिन व्हाट आई से कि यार तुम क्या चाहते हो, मतलब लेट मी नो व्हाट यू वांट टू डू। इसी तरह मेरा उससे छोटा बेटा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करूँ। लाइक आई पुट हिम इन अ वे कि यार वो बाइंग सेलिंग इस तरह की इवेंट में पार्टिसिपेट करे, खुद थोड़ा सा बिजनेस सेंस डेवलप करे। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है कि हमने खुद भी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीवन, कि हम पढ़ते रहते हैं 16 साल तक तो पढ़ते ही हैं सिर्फ, उसमें सोचा ही कभी नहीं कि यार बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होती है, सॉल्यूशंस क्या हैं, अर्निंग क्या होती है। अब्बा जी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, कोई ना कोई पैसे भिजवा रहा है, ठीक है। तो जब हमारा बच्चा है एज़ कम्पेयर टू जब हम वेस्ट में देखते हैं, तो उनका तो ओ लेवल्स का बच्चा भी बिजनेस में आ चुका होता है, और इट्स ऑल अबाउट बाइंग सेलिंग वैल्यू क्रिएशन। ये आपने इम्बेड करनी है बच्चे में, उसको एक मैच्योरिटी लेवल भी देना है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी देनी है। अब अथॉरिटी क्या है, आपने उसको एक 500 रियाल पकड़ा दिए, बेटा ये सामान खरीदो बेच दो, अच्छा जी जितने पैसे होंगे तुम्हारे ही होंगे, मेरे नहीं होंगे। आपको डर तो लगा रहेगा यार 500 तो चले गए, लेकिन ये है कि आपने जब तक कॉन्फिडेंस नहीं दिया बच्चे को, वो बच्चा बाय एनी मीन किसी तरह भी इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता मैच्योरिटी के जहाँ पे खुद डिसीजन, लेट हिम टेक डिसीजन। मतलब मेरा ये मानना है या मेरी फिलॉसफी ये है कि बच्चा, कुछ चीज़ें हमने भी नहीं मानी कभी अपने पेरेंट्स की, जब तक कि हमें ज़माने ने जो है ना सेट नहीं किया। तो बच्चा कुछ चीज़ें वक्त ही सिखाता है, लेकिन आप इस तरह से चीज़ें फैसिलिटेट ज़रूर करें कि वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करे, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आप लर्न करते हैं। नो फ्यू वीक्स अगो मेरे भाई जो भी मैट्रिक में है, तो वो एक्चुअली पाकिस्तान में है, तो उसने मुझे कहा कि मैं एक ना OLED होती है, ठीक है, वो लेना चाहता हूँ। आई हैव जस्ट आस्क के मतलब कि क्या प्राइस है, तो उसने ऐसी प्राइस बोली, मैंने कहा यार तुझे इसकी क्या ज़रूरत है, एक छोटी LCD पे भी काम हो सकता है। सो ही सेड कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से रिसर्च कर रहा है। जब उसने बोलना शुरू किया है, मतलब कि वो तकरीबन कोई 45 मिनट्स या 30 मिनट्स तक एक्सप्लेन करता रहा कि ये इस तरह से काम होता है, इस तरह। मैं कहा ठीक है, ये अमाउंट है, जाके ले लो, ठीक है। मुझे लगा कि यार मुझे स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब आप कमा रहे हो तो आप सोचिए अच्छा इसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। जैसे आपने बात की यार गेमिंग भी वो करेगा ही, लेकिन यह है कि एट द एंड रिजल्ट क्या है, क्या वो वाकई ही LLM पर काम करेगा, क्या उसने पाइथन में वाकई काम किया या नहीं किया। सो खैर
इस चीज़ से लेकिन यहीं पे मेरा ख्याल है पेरेंटिंग बहुत काउंट करती है कि आप ट्रस्ट करें, बच्चे पे ट्रस्ट करें, रिस्क भी लें, एज लॉन्ग एज कि वो अपना हाथ नहीं जला रहा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें और उसको कुछ नुकसान भी करने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। जैसे आप अपने भाई की बात करें, अगर वो ट्रेडिंग करता है और यू हैव सीन कि यार उसमें पोटेंशियल, असल में हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे पेरेंट्स ट्रस्ट ही नहीं करते बच्चों पे। राइट, वो अगर कुछ कहते भी हैं तो वो बात ही नहीं सुनते। लेकिन आई कैन बेट यू कि यार हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन उसके बाद जो है, मतलब वो जनरेशन दे आर फार टू स्मार्ट। आई मीन वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो चीज़ें निकाल लेते हैं, दे आर टू गुड। Right. लेकिन हो सकता है कि मेरा माइंडसेट वही है जिसमें मैं कहता हूँ नहीं यार, मतलब मुझे लगता नहीं कि यार तुम ये कर पाओगे, या मुझे ये बात समझ नहीं है। अब मुझे स्टॉक की बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा ये कहेगा कि मैंने स्टॉक में काम करना है तो आई विल अलाउ हिम, अनलेस कि वो घर की कोई चीज़, सारी चीज़ें ना बेचना शुरू कर दे। नहीं एक्चुअली ये बात है। एक्चुअली जब उस मैंने कहा यार ऑब्वियसली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक आपको अमाउंट तो चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसने अपनी पॉकेट मनी इन्वेस्ट की हुई है कुछ, अच्छा, ठीक है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा यार बड़ी बात है। तो मैंने उसको कहा कि मैं कुछ अमाउंट देता हूँ, वो इन्वेस्ट करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके ऊपर। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि जस्ट वेट फॉर 2 months देन वी विल डिस्कस। तो दैट मीन्स ही मतलब कि कुछ रिसर्चिंग कर रहा है या प्रिडिक्शन होती है ऑब्वियसली उसके अंदर कि यार अभी नहीं, वो टाइम आया, लेट्स सी आफ्टर मे बी 2 months और 3 months। तो मैं वैसे भी 2 months के बाद जा रहा हूँ पाकिस्तान। खैर अच्छा, मुझे आपसे ये डिस्कशन करनी है, जैसे आप डिफरेंट समिट्स के अंदर जाते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो वर्थफुल हैं? हाँ, बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा, शाजिब ने रिसेंटली एक फोरम वेबसाइट ही बनाई है इस सिलसिले में, आपने शायद देखी होगी, नेवारा के नाम से है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो इवेंट के लिए ही है, मतलब कि किसी भी जगह पे अगर कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं तो वो बड़ी डिफ़िकल्टी थी, बड़े स्कैटर्ड थे। तो स्कैटर्ड होते थे। अगर आप रेड हेड का इवेंट हो रहा है तो यू डोंट नो कि AWS का क्या हो रहा है और गूगल का हो रहा है, तो कोई कहता था यार वो नहीं अटेंड किया तुमने, सीमलेस मिस कर दिया तुमने, फलाना इवेंट मिस कर दिया। तो उसके लिए वो उसने बनाया, लेकिन दैट इज़ ऑन द साइड लाइन ऑफ डिस्कशन। लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है कि ऐसे इवेंट आपको बेनिफिट ज़रूर करते हैं, लेकिन अंडर सर्टन लिमिटेशन। क्योंकि अगर आप बिल्कुल एलियन टू द क्राउड हैं और सब्जेक्ट भी आपकी प्रोपोजिशन से मैनेज नहीं करता, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है। Right. तो आपको बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि देखें पाकिस्तान में तो इस तरह के हालात हैं कि कोई इवेंट हो गया तो यू हैव टू गो, मतलब कम ही इवेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। सऊदीया में ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे होते हैं। Right. लेकिन हर इवेंट आपके लिए नहीं है। आपकी कंसर्निंग इवेंट आप उसमें जाएँ, नेटवर्क की, सोशल नेटवर्किंग का बेनिफिट आपको मिलता है। अगेन एज ए मेंशन कि जैसे लोगों से मिलने से आपकी विजडम ज़रूर इंक्रीज होती है। बिल्कुल। लेकिन पीपल ऑफ योर फर्टर्निटी, मतलब वो आपकी लैंग्वेज को समझते हों, जैसे आप डेवलपर हैं या मैं क्लाउड का हूँ, तो वी आर नियर टू ईच अदर। लेकिन अगर मैं सिविल के किसी इवेंट में चला जाता हूँ एंड दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रेक्स और टेंशन और इस तरह की चीज़ें बात कर रहे हैं कि हाँ ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो मेरा ख्याल है इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन जाना ज़रूर चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये एक्सपेक्ट करें, आप ट्रेंड, टेक्नोलॉजीज़, आप सब्जेक्ट पिक करें वहाँ से। लेकिन अगर आप ये समझें कि मैं वहाँ जाके कुछ लर्न कर लूँगा, ऑल ऑफ अ सडन कोई टेक्नोलॉजी सीख लूँगा, या मैं AWS की को क्लाउड मुझे समझ आ जाएगा, या मैं गूगल को समझ जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। इन इवेंट्स में ज़्यादातर आपकी नेटवर्किंग मैटर करती है, आपको ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री अपडेट्स, ये इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, जो कि मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो नए हैं उनको इंस्पिरेशन मिलती है, वो इंस्पिरेशन बड़ी बेनिफिशियल है। Okay. So what do you think about the certification? You have done a lot of certification. I will see your LinkedIn profile. And आपने अपनी LinkedIn profile को भी काफ़ी maintain किया हुआ है. So what's the reason behind? रीज़न बिहाइंड कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी करें लिंक्डइन प्रोफाइल पर डाल दें, क्योंकि फिर बाद में याद नहीं रहता, बूढ़े भी हो गए थोड़े से और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि उसी पे डाल दें। लेकिन यह कि सर्टिफिकेशन एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है अपने आप को प्रूव करने के लिए। आप सर्टिफिकेशन, अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड से ट्रांजिशन करना चाहते हैं, आप ये सवाल पूछ रहे थे कि ट्रांजिशन कैसे की जाए और अपॉर्चुनिटी कैसे मिले, तो सर्टिफिकेशन आपको शोकेस कर देता है।
शोकेस इन द सेंस कि आपने क्लाउड कर लिया और मैं कहता हूँ मुझे क्लाउड आता है, ठीक है, लेकिन यू कैन नॉट कन्विंस समवन, इट इज़ नॉट क्वान्टिफाइबल। ठीक है, आता है, मुझे 4 सवाल पूछे आता होगा, मैं आप मुझसे पूछेंगे, हो सकता है कोई और मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा होगा, वो मुझसे पूछेगा, वो कहेगा ठीक है आपको क्लाउड, मेरे हिसाब से तो बस 100 ही आता है, किसी कोई कहेगा यार मेरे हिसाब से इसको बहुत अच्छा आता है, Right. ठीक है। अब इसकी क्वांटिफिकेशन तो इतनी आराम से हो नहीं सकती, ठीक है। आपने ट्रांजिशन करनी है, आपको बैच चाहिए, यू नीड टू शो समथिंग कि यार मैं एक सर्टन लेवल को अचीव कर गया हूँ, उसके लिए सर्टिफिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने जो सर्टिफिकेशंस की यूजली मैं इस तरह करता था कि वो मेरे जो करंट वर्किंग है उसको सपोर्ट करती हो। जैसे मैंने ओपन स्टैक की तो हमारे पास वर्चुअलाइजेशन और ओपन स्टैक आ गया था, तो मैंने उसकी सर्टिफिकेशन कर ली। उसके बाद फिर इंडस्ट्री में क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर आना शुरू हो गए, कंटेनराइजेशन, डॉकर। आईटी इंडस्ट्री में तो ये बहुत ज़्यादा था, टेलको में ये 2020 के बाद इसका बूम आया, तो कंटेनराइजेशन थी तो उसकी सर्टिफिकेशन कर ली। अब जब ये सर्टिफिकेशन कर ले तो पीपल डू रियलाइज कि यार यू हैव गेन अ सर्टन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट, या आपको एक सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज आ गया। तो अगर आपने ट्रांजिशन भी करनी है, यू बिकम अ वेरी सूटेबल कैंडिडेट, बिकॉज इन सम केसेस मे बी यू डोंट हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बट यू डू हैव अ सर्टन बेयर मिनिमम नॉलेज। कुछ चीज़ें आप कवर कर लेते हो विद इन अ जॉब, ऑन जॉब ट्रेनिंग आप कवर कर लेते हो। तो मेरा ख्याल है कि सर्टिफिकेशन शायद, अब थोड़ी सी बड़ी बात कहने लगा हूँ, पीपल माइट डोंट लाइक इट, कि सर्टिफिकेशन शायद आपकी यूनिवर्सिटी डिग्रियों से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। ओके। मैं शायद इसको इतना ज़्यादा वेट देता हूँ। अच्छा, अभी जो कन्वर्सेशन हमारी हुई है ना, उसमें आपने कुछ डिस्कशन ये की थी, जैसे मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और कोई बंदा छोड़ के चला गया है, ठीक है, और आपने कहा कि यार समहाउ अगर आपने उस तरह का कुछ नॉलेज है या उस तरह की सर्टिफिकेशन आपने की हुई है, तो आपके बॉस को पता है यू हैव डन समथिंग, मे बी सम एनी प्रोजेक्ट फॉर पर्सनली, तो यार उसको पकड़ लेते हैं, मतलब कि मुर्तज़ा को ले आते हैं, मुर्तज़ा विल बी हैंडल, तो एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि आप ट्रांजिशन उसी कंपनी के अंदर कर रहे हो। एब्सोल्युटली। और दूसरा, मैं ये सोचता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ फुल स्टैक डेवलपर, मैंने एआई में जाना है, तो आई नीड टू शो देम कि मैंने कुछ बनाया है एआई के अंदर। एब्सोल्युटली। तो वो सोचेंगे यार अगर कोई नेक्स्ट, अगर उनके पास कोई क्लाइंट आता है एआई के अंदर, तो डेफिनेटली दे विल रिकमेंड मी रादर देन कि वो किसी और बंदे को लेके ऐसे उसको ही, हायर करें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये क्योंकि होता ये है कि वक्त का नहीं पता चलता। जैसे मैंने आपको ना कि बड़ी अपॉर्चुनिटी की बड़ी शॉर्ट विंडो होती है, राइट। तो आपने अगर आपने आपको इक्विप नहीं किया हुआ, फर्स्ट करें आप बैठे हुए हैं, 3 साल से एक जॉब कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार मैं एक सर्टन फील्ड में काम करता हूँ और मैं फलाने में चला जाऊँ, यार एआई बड़ी ज़बरदस्त है, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे बॉस मौका नहीं देता है, यार ये तो बड़ा ही खड़ूस आदमी है, अपना ही जानने वाला कोई ले आता है, ठीक है ना। अच्छा, बॉस के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपना काम लेना है, उसने अपना काम करवाना है, बाय एनी मीन ही हैव टू गेट इट डन। अच्छा, आप ये कहते हो कि ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी आती है, आप कहते हैं यार मुझे इसके लिए कंसिडर करें, बॉस विल डेफिनेटली शेयर कि यार तुम्हें कंसिडर करूं या 25 लोग बैठे हुए उनको कंसिडर करूं, मतलब सारे एक लेवल पे ये एक ही जैसा काम करें, एआई वाला बंदा छोड़ के गया ना, तो तुम्हें क्यों अपॉर्चुनिटी दे दूं, बाकी भी इक्वल ही है, तो तुमसे ज़्यादा कम्युनिकेशन तो अच्छी फलाने की है, या इसके अलावा या कि मैं फलाना बंदा बड़ा हार्ड वर्किंग है तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी दे देता हूँ, व्हाई नॉट। राइट। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने जब ट्रांजिशन करना है तो उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर रखना है। राइट। अब आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप क्राउड से डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपने आप को कि यार मेरे पास ये डिग्री है। ऑफ कोर्स बॉस को भी पता है, या मैनेजमेंट को भी पता है कि यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस में आप ब्रिजिंग कर सकते हैं। सम टाइम जो बंदा छोड़ के जा रहा है वो आपको हैंड ओवर दे देता है, वो कहते हैं यार नईम का तो एप्टीट्यूड बड़ा अच्छा है, नहीं संभाल लेगा, कर लेगा, नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे को कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई ना बंदा बड़ा खरा, तो ना उसमें काम नहीं चल सकता, सॉलिटी से वो ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आपने शोकेस करना है, आपने ट्रांजिशन के लिए तैयार रहना है। हो सकता है कि 3 साल अपॉर्चुनिटी ना है, हो सकता है चौथे साल आ जाए, तो वहाँ पे वैसे भी जब आपने अपने आप को एक मिनिमम नॉलेज स्केल पे अपने आप को प्रूफ किया हुआ है, तो वहाँ पे होता ये है कि दे विल ऑलवेज कंसिडर। सम टाइम होता है वो कहते हैं यार एआई का बंदा बड़ा अच्छा है, कभी छुट्टियों में चला जाता है, एक बैकअप भी होना चाहिए, नहीं ज़रा साथ सपोर्ट ही कर दो, तो आप इस तरह से ग्रेजुअली ट्रांजिशन करते हैं। फॉर मी इट्स नॉट समथिंग वेरी क्लेवर। आपको ये देखना है कि यार फॉर अ राइट प्लेस, मुझे अपने आप को उस राइट प्लेस के लिए बेस्ट चॉइस बनाना है, तो ये चीज़ मिलती है। क्योंकि लाइफ इतनी आसान नहीं है, मतलब आप कहोगे मैंने एआई में जाना है, जितने 25 लोग बैठे होंगे सबने एआई में जाना है, वो कहेंगे यही अच्छा फील्ड है। डाटा सेंटर आया था, हमारी पूरी टीम तैयार बैठी थी, हमने डाटा सेंटर में जाना है,
क्योंकि अब सबको नजर आता है कि आगे डाटा सेंटर का दौर है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को प्रूव किया इन द सेंस ऑफ नॉलेज, कुछ लोगों ने अपने आप को सर्टिफिकेशन से प्रूव किया। अब नॉलेज का मसला ये कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप प्रूव नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल है कि मैं आपके साथ बैठूं और 1-1.5 घंटा लगाऊं ये जज करने के लिए कि यार काफ़ी कुछ आता नहीं इनको, तो यार ही इज़ अ ट्रस्टवर्दी एंड वैल्यूएबल पर्सन। ये इतना टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में किसी के पास नहीं होता। हाँ, आप ये कहोगे यार मैंने ये सर्टिफिकेशन करके रखी हुई, अच्छा दैट्स नाइस, अच्छा ठीक है, अभी नहीं तो शायद 6 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा मौका ज़रूर आएगा। गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इफ़ यू वांट तो आप ये कहोगे यार बॉस तो पूछता ही नहीं। राइट। अच्छा, आप एज अ इंटरव्यूअर हैं, तो अगर आप मतलब कि किस तरह से एक इंटरव्यू प्रोसेस करोगे आप, मेरा अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो किस तरह की क्वेश्चनिंग आप कर सकते हो, या यहाँ पे किस तरह से, जैसे एसटीसी में बात कर लेते हैं, किस तरह का इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्या असेसमेंट टेस्ट भी होता है इसके अंदर, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अरेबिक बैरियर, कि अरेबिक आनी अच्छा, चाहिए? ये फिर अगेन आपने दो बड़े वाइड स्प्रेड किस्म के क्वेश्चन पूछ एक्चुअली ये होता है कि मैं अगर लिंक्डइन पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी देखता हूँ तो मैंने अप्लाई कर दिया, बाद में मैं देखता हूँ डिस्क्रिप्शन में नीचे अरेबिक पर्सन चाहिए, तो इट्स रियली वियर्ड फॉर मी कि यार मैंने ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो टेक्निकल रोल्स होते हैं ना यूजुअली, उसमें टेक्नोलॉजी का नॉलेज या डोमेन नॉलेज बड़ा मैटर करता। राइट। क्योंकि डोमेन नॉलेज में इफ़ यू आर नॉट कस्टमर फेसिंग, मतलब आप काम कर रहे हैं नेटवर्क में जिसमें आपका कस्टमर नहीं है ख़ास, या आप किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, आप अब एक डे टू ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, आपका इतना ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है, उसमें पब्लिक स्पीकिंग इतनी मैटर नहीं करती। Right. जैसे हमारे केस में जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है या इसमें जिस तरह से बात करते हैं, तो उसमें कुछ रोल्स होते हैं प्री सेल्स के। अब प्री सेल्स का काम क्या है? प्री सेल्स वाले ने आपके पास आना है, आपको बताना है मेरी ये टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन है, ये देखिए ना नया सिस्टम ले आया हूँ, ये इसने तो कंजम्पशन जो है ना CPU प्रोसेसिंग 2 टाइम्स बढ़ा दी है, इसने तो स्टोरेज कैपेसिटी इतनी बढ़ा दी है। अच्छा, इसके लिए आपको इस किस्म के रोल के लिए जहाँ पे नेटिव स्पीकर चाहिए होते हैं, उसकी वजह ये कि आप कस्टमर फेसिंग हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। मैं आपके साथ बैठूंगा, उर्दू में गप लगाऊंगा, हार्डली कभी इंग्लिश में लगाएं। चंद लोग ही हैं कि मैं साउथ से और आप सेंट्रल इंडिया से ना हो तो आप इंग्लिश में नहीं बात करेंगे, अदरवाइज आप यूजुअली अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देंगे। कंफर्ट लेवल है। अब कस्टमर जब फेसिंग पोजीशन होती हैं उसमें यूजुअली अरेबिक स्पीकर रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये पोजीशन जो होती है ना यूजुअली हाईली टेक्निकल नहीं होती। ओके। ये ज़्यादातर नॉर्मल आपकी जो होती है ना, मैं समझ लिया आइस ब्रेकिंग की जॉब्स होंगी, अकाउंटिंग की होंगी, प्री अकाउंट से मुराद की अकाउंट्स मैनेजमेंट, या ये रिलेटेड होंगी आपकी यू कैन से कि ज़्यादातर आप ये कह सकते हैं कि वो कस्टमर फेस करना है, इनवॉइसिंग करवानी है, इस तरह के रोल होंगे। Okay. लेकिन जो कोर टेक्निकल होती हैं उसमें लैंग्वेज इतना बैरियर नहीं होता, अनलेस कि यू आर नॉट अ गुड टीम प्लेयर। लेकिन सऊदीया में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इन द सेंस कि अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे होता ही है कि टेक्निकल लेयर चले, आपने एक कस्टमर फेसिंग लेयर, एक अरब स्पीकिंग ले आए, दैट कुड बी अ सऊदी और मे बी फ्रॉम अरब कंट्रीज, वो कस्टमर फेस कर रहा है। अब पीछे आपके पास 6 इंजीनियर बैठे हुए हैं, 6 में से 5 जो है ना वो अरब स्पीकर हैं और इंक्लूडिंग बॉस, और आप जो है ना वो छठे बंदे हैं, तो आप अरबी नहीं बोल सकते, तो इंग्लिश में उन 5 को इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। एंड आई फेल्ट दैट वन व्हाइल आई एम सिटिंग इन द मीटिंग कि यार वो 5-6 लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो मेरी वजह से इंग्लिश बोल रहे हैं। और समटाइम मैं उनको कहता हूँ कि यार डोंट बॉदर योरसेल्फ, यू जस्ट कंटिन्यू, मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू। तो फिर इस केस में आपके लिए एनवायरनमेंट ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर मैं आपका बॉस हूँ और मुझे लगता है कि यार उर्दू आती है 5 लड़कों को और ये भी आ जाएगा, छठा उर्दू आती है, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। टेक्निकल में R&D की तो जॉब्स नहीं है ना, ठीक है। लेकिन अगर मुझे आपको फिर इस केस में कंपटीशन आपके लिए टफ होगा, फिर आप कहेंगे मैं वो स्किल लेकर आऊँगा जो इन 5 के पास नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये कैपेबिलिटी प्रूव करना और ये लेकर आना जो है ना, ये टफ हो जाता है और ये आपको फेस करना पड़ेगा। फिर वो 5 आपकी लैंग्वेज बोलेंगे, आप उनकी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप उन पे डिपेंडेंट है तो आपको उन 5 की लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, और ये चैलेंजिंग फील्ड है। और कोर टेक्निकल रोल्स में मैंने ये फील किया है कि कोर टेक्निकल रोल्स में नॉन नेटिव जो है वो चल जाता है। अगर आप अरेबिक नॉन नेटिव हैं तो आप चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगेन मैंने कहा कि इट्स अ टफ कॉल। राइट। Okay, thank you so much. Thank you so much for Thank you so much for giving your time. I really appreciate.
अच्छी रही आपके साथ माशाल्लाह पॉडकास्ट। अच्छा, आई ट्राई माई बेस्ट कि जो कुछ मेरे पास था बेस्ट ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डिलीवर करूँ। थैंक यू सो मच। Thank ये you तो so मुझे लगता है कि ऑडियंस ही कमेंट्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।